क्लास की शुरुआत करते हैं अपन आज की थॉट ऑफ द डे से। आज की थॉट ऑफ द डे बच्चा, यस गुड इवनिंग बेटा, टूटू के मौसा जी के फूफा जी के चाचा का लड़का, गुड इवनिंग डियर। तो यहां अगर बात करते हैं अपन क्लास की शुरुआत में बेटा कि जिसने भी खुद को खर्च किया दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। जिसने खुद के लिए समय खर्च किया, जिसने अपना समय दिया खुद को बनाने में, अपने टैलेंट को इंप्रूव करने में, दुनिया उसको ढूंढती जरूर है। तो इसलिए मेहनत करें, खुद पे काम करें। अगर दुनिया जीतना चाहते हो तो पहले खुद पे विजय प्राप्त करो, यानी अभी मेहनत करो, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो दुनिया ढूंढते हुए आएगी। और आप काले हो कि पीले हो, सबका एंटीडोट है सरकारी नौकरी। इसलिए मेहनत करें बच्चों और अपने सपनों को सच करें। मेहनत की सीरीज में और आपकी सिलेक्शन में चार चांद लगाने के लिए, एक और मार्क्स जोड़ने के लिए पहला टॉपिक आपका जीसीएस। कौन सा बच्चों? जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। खमागणी, राम राम, जय श्री राम सभी को बेटा, गुड इवनिंग सभी को, सत श्री अकाल। यस, ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। चलिएगा, ग्लासगो कोमा स्केल हैज एक्सेप्ट, क्या नहीं है ग्लासगो कोमा स्केल में? सेंसरी रेस्पॉन्स, आई ओपनिंग, वर्बल रोस्बिंग या मोटर रेस्पॉन्स। ये जीसीएस हुआ, लिथियम हुआ, ये जो टॉपिक है जहां से 100% एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको वैसे भी 200 इंपोर्टेंट टॉपिक से वो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, वो टॉपिक पढ़ा रहा हूं। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, साथ में एमसीक्यू कराऊंगा बहुत डिटेल में। तो जो जीसीएस है बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके लिए अपन कुछ थ्योरी की तरफ चलते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस, जिसको अपन सिंपली बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल, ये जो जीसीएस है बच्चों, इसका जो मेन पर्पज है, एक ही वर्ड में पुले पहला क्वेश्चन, इसका जो मेन पर्पज है टू असिस्ट न्यूरोलॉजिकल वेलबींग। टू असिस्ट न्यूरोलॉजिकल वेलबींग, किसको असिस्ट करना? न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को असिस्ट करना मेन पर्पज है किसका? आपका जीसीएस का, ग्लासगो कोमा स्केल का बच्चों। तो न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को असिस्ट करने के लिए अपन जीसीएस स्कोर देखते हैं अपन यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट? दूसरा, अगर अपन यहाँ बात करें बच्चों, तो जो जीसीएस का जो स्कोर है, क्लियर है, वो ब्रियांट और जेनेटी ने दिया था बेटा आपका। कर्माय पॉइंट आरिबास में, यस बेटा, ब्रियांट एंड टी सेट करके एक वैज्ञानिक थे दोनों, इन्होंने मिलकर जीसीएस के बारे में, इस स्कोर के बारे में बताया था सबसे पहले बेटा। और ये न्यूरोलॉजिकल वेलबींग को असिस्ट करने के लिए आपका लिया जाता है। ये जो जीसीएस स्कोर है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक है, जिसमें अपन ने देखा होगा जैसे ही पेशेंट का एक्सीडेंट होता है या कोई घटना होती है, उसके साथ हेड इंजरी होती है, तो डॉक्टर एक्सीडेंट की बात आते ही उसका जीसीएस चेक करता है, उस पेशेंट से कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो, पैर के मूवमेंट कराओ, आपको पेन फील हो रहा है क्या? आई रेस्पॉन्स चेक करता है, दैट इज ए जीसीएस। यस, तो यार जीसीएस के अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ टोटल अपन 3 पैरामीटर देखते हैं। कितने पैरामीटर? 3 पैरामीटर। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला ईवीएम, आई वर्बल एंड मोटर रेस्पॉन्स। कैसे देखते हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस भी है, सबसे पहले आई रेस्पॉन्स देखते हैं। सीक्वेंस भी क्या? ईवीएम मशीन आती है आपकी, आई रेस्पॉन्स, जिसमें अपन मैक्सिमम मार्क्स देते हैं अपन 4 बेटा। दूसरा अपना आता है वर्बल रेस्पॉन्स, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं 5। और तीसरे नंबर पे आता है बेटा कौन सा? आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोटर रेस्पॉन्स। और इस मोटर रेस्पॉन्स में आपका 6 नंबर मैक्सिमम मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है पहला जीसीएस स्कोर से कि जीसीएस आप असिस्ट करो तो सबसे फर्स्ट रेस्पॉन्स कौन सा होता है? आई। और आई में आपका बेटा 1 से 4 नंबर तक मिल सकते हैं। वर्बल बेटा 5 नंबर पॉसिबल है। और सबसे बेस्ट जो पैरामीटर है या इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है जीसीएस में, दैट इज द मोटर रेस्पॉन्स। कौन सा रेस्पॉन्स? मोटर। तो जीसीएस में आई वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स चेंज करते हैं ईवीएम बेटा। यहां मार्क्स की बात करें तो मिनिमम जो मार्क्स मिलता है आपको वो मिलता है 1 और मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है 6। मिनिमम सब में 1 मिल सकता है और मैक्सिमम 6 किसमें मिलता है? मोटर में। पर आई में 4 और मोटर में 5 ही मिल सकता है। एक बार क्वेश्चन आया कि आई में कौन सा स्कोर पॉसिबल नहीं थे, ऑप्शन में था नोट सेट के अंदर 5, तो 5 पॉसिबल नहीं है, 4 तक ही मिल सकता है आई में। क्लियर है? जब स्कोर जुड़ेगा तो आपका क्या होगा बेटा? आरिबास में जब मार्क्स जुड़ेंगे, ये तो हो गए मार्क्स, जब मार्क्स जुड़ेंगे तो आपका क्या कंसिडर किया जाएगा? स्कोर। तो जो मिनिमम जो स्कोर है 3 पैरामीटर में जोड़ के 3 और मैक्सिमम कितना हो रहा है? 15। तो जो आपका जीसीएस का जो स्कोर है वो कितना होता है? 3 से 15 के बीच होता है। इस बात को ध्यान रखना, 3 से 15 के बीच में आपका स्कोर रहता है। और यहाँ पे आई वर्बल और मोटर रेस्पॉन्स अपन चेक करते हैं। अब यहाँ टोटल, और इसको लिखते कैसे? E4V5M6। जैसे अगर मैं कॉन्शियस आदमी हूं तो मेरा अभी जो जीसीएस है वो क्या? E4V5 और M6 है। उसमें सबसे पहले जीसीएस आप चेक करोगे तो क्या चेक करोगे? पहला क्वेश्चन आई रेस्पॉन्स। सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्स कौन सा है? मोटर रेस्पॉन्स। ये आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है यहाँ पे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगली अपन यहां बात करते हैं आप जीसीएस चेक करें तो करते क्या क्या चेक हो। तो अपन कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कि ग्लासगो कोमा स्केल में क्या नहीं है? तो आई है, 4 नंबर मिलते हैं, वर्बल 5 नंबर और मोटर में मैक्सिमम 6 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम की बात करें अपन मार्क्स की, कौन सा पॉसिबल नहीं है? सेंसरी पॉसिबल नहीं है। सो ए इज द राइट आंसर हियर। एक्सेप्ट पूछा क्वेश्चन में
छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। तो क्वेश्चन को देखना अपनों बेटा, क्लियर। अब अपन कह रहे हैं कि साहब आप आई रेस्पॉन्स वर्बल रेस्पॉन्स चेक कर रहे हो तो क्या क्या देखोगे आप। तो मैं यहाँ पे आपका समय बचाने के लिए शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, मैं बेटा अमेसन पढ़ाता हूँ तो आप यकीन कर सकते हैं कि सब कुछ याद है। और हालांकि सब कुछ आता नहीं है, लेकिन इतना जरूर आता है कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है बेटा, बिकॉज नोबडी इज कंप्लीट, आई एम ट्राइंग टू ऑलवेज बिकम ए कंप्लीट। यस, चलेगा। पहला क्वेश्चन आपका आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स। सबसे पहले बात करते हैं आई रेस्पॉन्स की। किसकी? आई रेस्पॉन्स की। अगर अपन यहां बात करें बेटा, अगर किसी पेशेंट का जीसीएस आप चेक कर रहे हो तो आई रेस्पॉन्स में आपने पेशेंट को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और अपनी आई की मूवमेंट कर रहा है वो, यानी स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा है, कोई भी स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, तो उसको 4 नंबर देंगे अपन। कितने नंबर? 4 नंबर। अगर आप उसको कह रहे हो कि आपका नाम क्या, अपनी आंखें खोलिए, तब यानी साउंड क्रिएट करने पे, आपके बोलने पे, वर्बली बोलने पे अगर वो आई ओपन कर रहा हो तो 3 नंबर देंगे। अगर उसके आपके ग्लेबला पे प्रेशर देने से आई ओपन कर रहा है तो डेफिनेटली 2 नंबर दोगे। और कितना भी आप स्टिमुलाई दे दो, अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो 1 नंबर दोगे। तो यानी स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा तो 4 नंबर, आई ओपन कर रहा वर्बल कमांड पे 3 नंबर, पेनफुल स्टिमुलाई से 2 नंबर और कोई रेस्पॉन्स नहीं तो 1 नंबर। दूसरा अपन देखते हैं बेटा वर्बल रेस्पॉन्स। तो आई में आपका 1 से 4 तक स्कोर पॉसिबल है, सॉरी मार्क्स पॉसिबल है। अरे मतलब बेस्ट मार्क्स 4 है और मिनिमम मार्क्स कितना? 1। मिनिमम सब में ही 1 है बच्चों। दूसरा बात करते हैं वर्बल। अगर आपके पास पेशेंट आया, आप इमरजेंसी में पोस्टेड है और पेशेंट आपका बेटा वर्बली आपका फुली ओरिएंटेड है, बातें कर रहा है, मेरा नाम ये है, मुझे यहाँ कैसे लाए, मैं ठीक हूं, भी ऐसी बातें कर रहा, तो आप कितने नंबर दोगे? वर्बल में 5। कितने दोगे? वर्बल में 5। अगर कंफ्यूज्ड कन्वर्सेशन है, कैसा है? कंफ्यूज कन्वर्सेशन है, पेशेंट कह रहा है कि मुझे यहाँ कौन लाया, अभी टाइम क्या हो गया, मैं कौन से हॉस्पिटल में हूं, मैं तो रोड पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ कैसे आ गया, यानी थोड़ा कंफ्यूज है पेशेंट, तो कितने नंबर दोगे? 4 नंबर दोगे। क्लियर है? अगर पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, वर्ड कौन से? इनएप्रोप्रिएट। अगर आपने कहा मरीज को कि आपको पानी पीना है, तो वो कह रहा पाना, खाना खाना, घर जाना, पाना खाना जाना कर रहा है, बात को समझ रहा है लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं रहा, इनएप्रोप्रिएट वर्ड बोल रहा है, कितना नंबर दोगे? 3 नंबर। क्लियर है? अगर इनकॉम्प्रिहेंसिव साइड, यस, इनकॉम्प्रिहेंसिव साइड का मतलब कि आपने मरीज को पूछा कि आपको घर जाना है, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं करा, केवल हाँ हूं कर रहा है, हाँ हूं कर रहा है, तो इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड होगी बेटा। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड में अपन नंबर देंगे 2, और कितना भी चीख लो चिल्ला लो कोई रेस्पॉन्स नहीं है, 1 नंबर। यानी अगर फुली ओरिएंटेड है, बातें कर रहा मरीज आरिबास में, और फुल बातें कर रहा है तो 5 नंबर। अगर कंफ्यूज है, खाना पाना जाना ऐसे कर रहा है, थोड़ा कंफ्यूज है आरिबास में, सॉरी वो पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूं, कैसे, मुझे यहाँ कौन लाया, तो कितने नंबर दोगे आप? 4 नंबर। अगर इनएप्रोप्रिएट वर्ड है तो 3 नंबर, खाना पाना जाना कर रहा है। इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड हाँ हूं कर रहा तो कितने नंबर दोगे? 2 नंबर। और कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देंगे। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट, तो यहां 1 से 5 तक स्कोर मिलता है, लास्ट 1 से 6 तक कौन सा? मोटर रेस्पॉन्स। कौन सा? मोटर रेस्पॉन्स। अगर आपने पेशेंट को कहा, मोटर का मतलब मूवमेंट है, तो पेशेंट को कहा कि अपने हाथ की मूवमेंट करो, हाथ ऊपर करो, तो वो आपका पीटी करने लग जाएगा आपके सामने, बाबा रामदेव का योगा करने लग जाए, तो कितना नंबर दे दो? 6 नंबर। यानी ओबे कमांड, आपने बोला उस कमांड को फॉलो कर रहा है, कितना बेटा? आप नंबर दोगे कितना? 5। क्लियर है? आरिबास में आपने कहा हाथ मूवमेंट करो, क्लियर है, वो मूवमेंट कर रहा है या हल्के फुल्के मूवमेंट कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया? पेन दिया, आपने ग्लेबला पे प्रेशर डाला, तो वो ठेठ ग्लेबला तक अपने हाथ को ले आए, यानी पेन जहां दे रहे हो उस स्टिमुलाई तक वो पहुंच पाए, तो ये क्या कहलाता है? लोकलाइज। आरिबास में कितने नंबर दोगे? 5। यानी आरिबास में क्लियर है? यानी आपने अगर सिंपली कमांड फॉलो करा बिना पेनफुल स्टिमुलाई के, तो कितने नंबर दोगे? 5। पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हो और आपने ग्लेबला पे प्रेशर दिया, उसका हाथ ठेठ ग्लेबला पर आ रहा है, तो कितने नंबर दोगे? 5। क्लियर है? नॉर्मल फ्लेक्शन। नॉर्मल फ्लेक्शन का मतलब आपने पेशेंट को क्या किया? ग्लेबला पे प्रेशर दिया उसके मोटर मूवमेंट कराने के लिए, पेशेंट हिल डुल रहा, हाथ को हिला रहा है, लेकिन पेनफुल स्टिमुलाई तक नहीं पहुंच पा रहा, तो कितने नंबर दोगे? नॉर्मल फ्लेक्शन में 4 नंबर दोगे। क्लियर है? नेक्स्ट, आपने पेशेंट को देखा, पेशेंट क्या है? सर्दियों में जैसे कुंवारे लड़के सोते रहे ना, डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग। कौन सी? डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग में, यानी एबनॉर्मल फ्लेक्शन में, इस तरह से, यानी बेबी के जो पर्सन है उसके दोनों हाथ का चेस्ट पे है और हेड भी चेस्ट पे हो और लेग उसके एक्सटेंड, अभी बताऊंगा इमेज आपको, तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन को डीकोर्टिकेट पोस्चरिंग बोलते। कितने नंबर दोगे? 3 नंबर। आरी बात में अगर उसके कौन सी है? डी सर्बरेट पोस्चरिंग है। डी सर्बरेट का मतलब आरिबास में पेशेंट के आपके बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड है आरिबास में, और अनकॉन्शियस पड़ा पेशेंट, कितने नंबर दोगे? 2 नंबर दोगे। और कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कितने नंबर दोगे? 1।
तो यानी ओबे और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा, 1 से 6 बेटा, क्लियर है। पर ये जो जीसीएस चेक करने से पहले आपके हॉस्पिटल में अगर मान लो आईसीयू में है तो सारे सेडेटिव बंद करने हैं, आरी बस में, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्रॉपर ऑक्सीजनेट करके आपको चेक करना बेटा। तो ओबे सिंपल कमांड 6, लोकलाइज में 5, नॉर्मल फ्लेक्शन 4, एबनॉर्मल फ्लेक्शन जिसको डिकोटिकेट बोलते हैं 3, एक्सटेंस जिसको सर्वेट बोलते हैं अपन 2, और नन का मतलब 1 है, क्लियर है। अब मान लो कोई पेशेंट को अगर बेबी है, अब बेबी है तो बेबी तो बोलेगा नहीं, तो बेबी में अपन क्या करेंगे, वी क्राई, बच्चे का क्या लगेंगे, वी क्राई। अगर मान लो बच्चे को अगर ईटी ट्यूब लगी हुई है तो वी ईटी और वी टीटी लिखेंगे, क्योंकि ईटी ट्यूब और टीटी ट्यूब लगी तो आपका पर्सन जो है, बच्चा हो या चाहे एडल्ट हो, वो बोल नहीं पाएगा, तो अपन क्या करेंगे, वी ईटी या वी टीटी लिखेंगे, और बच्चा तो वी क्राई लिखेंगे, और उसको फुल स्कोर देंगे। अगर बच्चा रो रहा तो ओरिएंटेड मान के 5 नंबर देंगे अपन। अरे बस में, आर यू गेटिंग मी बच्चों। अगर मरीज को पैरालिसिस है, अगर मरीज को पैरालिसिस है, मान लो अपने कहा कि इस हाथ को ऊपर कर, और मान लो एक्सीडेंट उसका हाथ पैरालिसिस हो रहा है, तो मूवमेंट नहीं करेगा, तो आपको 0 नंबर नहीं देना, उसमें क्या लिखेंगे, वी पैरालिसिस, क्लियर है। और सॉरी, एम पैरालिसिस, एम पैरालिसिस, क्या अपन एम पैरालिसिस लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले क्या चेक करोगे आप, आई, फिर वर्बल, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, डॉक्टर आते ही पूछेगा आपको कि एम कितना, तो एम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, तो मोटर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बी अवेयर अबाउट दिस, आर यू गेटिंग मी। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पे स्कोर का मैंने यही बता दिया बेटा, अगर आपका जो स्कोर है यहां पे 3 से कितना मिलता है, कितना, 3 से लेके 15 तक मिलता है। अगर आपका जीसीएस स्कोर 13 से 15 है तो माइल्ड प्रॉब्लम है, नो नीड, कुछ भी नहीं करना, रूटीन केयर करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पर्सन है। अगर आपका जीसीएस स्कोर 9 से 12 है तो मॉडरेट प्रॉब्लम है। आरे पास में कैसी प्रॉब्लम है, मॉडरेट, आपको ऑक्सीजन देनी है, सक्शन करना, रूटीन केयर करनी है, पूरा ध्यान रखना मरीज को। और आपका जीसीएस स्कोर 3 से 8 है, ये क्वेश्चन बनेगा बेटा, तो मरीज क्या है, अनकॉन्शियस है, मरीज कोमा में है, मरीज को आईसीयू केयर की जरूरत है, 3rd डिग्री आईसीयू केयर की, 3rd लेवल आईसीयू केयर की जरूरत है, यानी आप तुरंत इंट्यूबेट करें, वेंटिलेटर पे लाए मरीज को, सेडेट करें, आप सारा आईसीयू लेवल की केयर करिए सीवियर में। यहां पे आपका सक्शन करने से, ऑक्सीजन देने से और रूटीन केयर करने से काम पड़ेगा। यहाँ कोई ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, जो रूटीन आपकी चल रही है वो देते रहे। ये फुली ओरिएंटेड पर्सन है, माइल्ड 13 से 15, इसमें थोड़ा गड़बड़ है लेकिन ठीक है, ज्यादा इतनी समस्या की बात नहीं है। मॉडरेट में 9 से 12 और सीवियर 3 से 8 पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमा में, 3rd डिग्री आईसीयू लेवल केयर की जरूरत है बच्चों। दूसरा, अगर पेशेंट डी कोर्टिकेट से डी सेरेब्रेट में जा रहा है तो 3 से स्कोर कितना हो रहा है, 2, तो टोटल जीसीएस कम होगा, तो इसका मतलब कंडीशन वर्स्ट हो रही है, उसकी कंडीशन खराब हो रही है, ध्यान रखना। और अगर 2 से 3 में जा रहा है तो उस कंडीशन में सुधार हो रहा है, यानी डी सेरेब्रेट से किस में जा रहा है, डी सेरेब्रेट। आर यू गेटिंग मी पॉइंट। अब देखिएगा डी कोर्टिकोड डी सेरेब्रेट क्या है, देखिएगा इस तरह से पेशेंट है जिसमें दोनों हाथ फ्लेक्स है कहां, चेस्ट पे, और कई बार हेड भी फ्लेक्स होता है, स्ट्रेट होता है, और लेग एक्सटेंड होंगे इस तरह से आरिबास में, यानी प्लांटर फ्लेक्शन हो रखा होगा, इसे क्या बोलते हैं, डी कोर्टिकेट पोस्चरिंग। और दूसरी कंडीशन जिसमें हाथ भी एक्सटेंड और लेग भी, यानी अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड है और प्लांटर फ्लेक्शन है बेटा, टो का पॉइंटिंग हो रखा है, तो क्या बोलेंगे इसको, डी सेरेब्रेट। डी सेरेब्रेट में इसको बेटा अपन 2 नंबर देते हैं और इसको कितना नंबर देते हैं, जीसीएस में 3 नंबर, यानी ये बेटर सिचुएशन है किससे, डी सेरेब्रेट से। डी सेरेब्रेट ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन है किससे, डी कोर्टिकेट से, क्लियर है। इसको अपन एबनॉर्मल फ्लेक्शन बोलते हैं और इसको एबनॉर्मल एक्सटेंशन बोलते हैं, याद रखना इस बात को। तो ये हो गया जीसीएस के बारे में आपको पूरी थ्योरी बेटा। अब अपन इसके एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आगे बात में एक और नया आया जीसीएस, जिसको अपन बोलते हैं बेटा जीसीएस पी। क्या बोलते हैं, ये तो है नॉर्मल जीसीएस, एक नया और आपका बेटा मॉडिफाइड हुआ, दैट इज जीसीएस पी। जीसीएस पी, जीसीएस पी क्या बेटा, ग्लासगो कोमा स्केल बाय पीपल रिएक्टिव स्कोर, किससे, पीपल रिएक्टिव स्कोर से। और जीसीएस पी निकालने का फॉर्मूला बेटा, जीसीएस पी बराबर जीसीएस माइनस आपका बेटा पीपल रिएक्टिव स्कोर, माइनस पीपल रिएक्टिव स्कोर, आरी बात में। और इसको बोलते हैं जीसीएस पी। क्या बोलते हैं, जीसीएस पी। क्या होता है पीपल रिएक्टिव स्कोर, यानी आप जीसीएस देख लो और फिर पीपल रिएक्शन के आधार पे पेशेंट का अनकॉन्शियस कॉन्शियस का अंदाजा लगाओ बेटा। यस यस, चले आगे बेटा, बिल्कुल बेटा। डी कोर्टिकेट में सर्वल कोर्टेक्स में इंजरी और डी सेरेब्रेट में मिड ब्रेन में इंजरी, बिल्कुल बेटा लोकेश, बहुत बढ़िया जवाब बेटा आपका। तो पीपल जो रिएक्टिव स्कोर है, पीपल रिएक्टिव स्कोर क्या, जीसीएस बराबर एक नया और आजकल आया बेटा जिसके अंदर जीसीएस पी को निकालने का तरीका जीसीएस माइनस पीपल रिएक्टिव स्कोर, जीसीएस पी। पीपल रिएक्टिव स्कोर क्या बेटा, देखिएगा, इफ बोथ पीपल आर नॉट रिएक्टिव, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं। अगर दोनों पीपल रिएक्टिव नहीं है तो अपन नंबर देंगे 2। अगर दोनों पीपल, तुमने आई डाला, दोनों पीपल फिक्स्ड है,
ओमिनस साइन है, यानी बायलेटर पिपल का क्या हो रखा है, डायलेशन हो रखा है, या पिन पॉइंट पिपल हो रखा है, मियोसिस हो रखा है आरिबास में, तो कितने नंबर दोगे, 2 नंबर, यानी पिपल रिएक्ट नहीं कर रहे। क्लियर बच्चों, वन पिपल या सिंगल पिपल रिएक्ट है, एक रिएक्ट नहीं करी और सिंगल पिपल रिएक्ट कर रही है, तो अपन कितना नंबर दोगे, 1। और बोथ पिपल रिएक्टिव है, यानी लाइट डाली तुमने और अपन ने पैरेलल असेसमेंट में पढ़ा है कि पीपल आर इक्वल रिएक्टिव टू लाइट और अकोमोडेशन होना चाहिए, तो दोनों पीपल पे आपने लाइट डाली और दोनों रिएक्ट करी तो 0 नंबर दोगे। क्या दोगे, 0 नंबर। यानी उल्टा यहाँ पे दोनों पीपल रिएक्ट नहीं कर रहे तो 2 नंबर दोगे, अगर सिंगल पीपल रिएक्ट कर रहा तो 1 नंबर, और बोथ पीपल रिएक्ट करो तो कितना नंबर दोगे, 0। अब इसका फॉर्मूले का मान रखो, नॉर्मल जीसीएस कितना होता है, 15। आपका स्कोर अगर दोनों पीपल रिएक्टिव नहीं है तो 2, तो 13 आएगा। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी पेशेंट को आपका वर्बल कमांड है, इसे मान लो किसी का जीसीएस 8 है और उसका जीसीएस पी बताओ आरिबास में, और उसके दोनों पीपल क्या है, फिक्स्ड है, कोई रिएक्टिव नहीं है, तो कितना बाकी निकालेंगे, 2, तो जीसीएस स्कोर आएगा 6। जो स्कोर दिया गया जीसीएस में, अगर दोनों पीपल रिएक्टिव नहीं है तो जीसीएस पी के आधार पे 2 नंबर बाकी निकालेंगे, 2 नंबर कम करेंगे तो टोटल जीसीएस कम होगा, पेशेंट की कंडीशन क्या होगी, वर्स्ट। आरिबास में अगर सिंगल पीपल रिएक्टिव है तो 1 नंबर, और दोनों पीपल रिएक्टिव है तो क्या दोगे, 0 नंबर। अगर वो कह रहा है कि पेशेंट का जीसीएस है 10 और दोनों पीपल रिएक्टिव है तो जीसीएस पी कितना होगा, तो 10 माइनस 0, क्योंकि दोनों पीपल रिएक्टिव तो 0, तो उसका जीसीएस 10 ही रहेगा। कंडीशन ठीक है, माइल्ड प्रॉब्लम है, सॉरी मॉडरेट प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग मी? थैंक यू एसपीटी आर्या, गुड इवनिंग डियर। यस, चले आगे। तो ये एक नया स्कोर आया जीसीएसपी, इसका भी आपको ध्यान रखना। ये रहा बेटा जीसीएसपी, एक की इमेज ये रही, देखिएगा। जीसीएसपी निकालने के लिए मोटर रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और आई रेस्पॉन्स, इनमें से बाकी निकालना किसको, पीपल रिएक्टिव स्कोर को। देखिएगा, जैसे अपना ये मोटर रेस्पॉन्स, ये आपका वर्बल आरिबास में, और ये आई स्कोर है। पीपल रिएक्टिव स्कोर में देखिएगा, बोथ पीपल रिएक्ट है तो रिएक्टिव नहीं है तो 2, वन पीपल रिएक्टिव नहीं है तो 1, और नाइदर नोर पीपल, कोई भी पीपल आपकी खराब नहीं है, रिएक्टिव है, अनरिएक्टिव नहीं है कोई, तो 0 देंगे। यानी पीपल अनरिएक्टिव टू लाइट, अगर बोथ पीपल अनरिएक्टिव है तो यानी रिएक्ट नहीं करिए तो 2 नंबर, अगर एक पीपल अनरिएक्टिव है तो 1 नंबर, और नाइदर पीपल, कोई भी पीपल अनरिएक्टिव नहीं यानी दोनों रिएक्टिव है, तो कितना नंबर दोगे, 0। और इसको फॉर्मूला क्या है, जीसीएस पी बोलते हैं इसको बेटा आरिबास में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चले आगे बेटा, दैट इज द पीपल रिएक्टिव स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अब इसके एमसीक्यू बताओ बेटा आराम से, 5 मिनट की थ्योरी और फिर एमसीक्यू आराम से सारे सोल्व कर पाओगे आप। देखिएगा, ऑल आर द ट्रू अबाउट ग्लासगो कोमा स्केल एक्सेप्ट पूछा बेटा, टू असिस्ट न्यूरोमस्कुलर वेलबींग, बिल्कुल सही है। टू असिस्ट रेंज ऑफ मोशन, रोम एक्सरसाइज, रोम। नेक्स्ट, टू असिस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियस, बिल्कुल, बिकॉज अपन बात करें एमएसएन की, और एमएसएन में क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इंटेक्ट सेंसरी मोटर एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शन। साइकेट्रिक में आपका कॉन्शियसनेस क्या है, पर्सन इज अवेयर अबाउट द टीपीपी, टाइम प्लेस और पर्सन के प्रति अवेयर होना। लेकिन अपन बात करें एमएसएन का टॉपिक है तो पेशेंट के सेंसरी मोटर और इंटेलेक्चुअल फंक्शन इंटेक्ट होना कॉन्शियसनेस कहलाता है। और बताओ जीसीएस में अपन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और न्यूरोमस्कुलर वेलबींग को देखते नहीं देखते। नेक्स्ट, इंटेक्ट सेंसरी मोटर एंड मेंटल फंक्शन, ये तो डेफिनेशन है, तो ये तीनों, लेकिन रेंज ऑफ मोशन नहीं है, रेंज ऑफ मोशन नहीं है बेटा। को डाउट है तो राइट आंसर गोज टू बी, बी इज द राइट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा बच्चों आराम से, पहले पढ़ो और फिर जवाब दो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। चलिएगा, यस, a person present in emergency on examination, he is found to open eye only on painful stimuli। और एक पेशेंट इमरजेंसी में आया, वो आई ओपन कर रहा है जब पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, और पेनफुल स्टिमुलाई के रेस्पॉन्स में आई ओपन करने में स्कोर देते हैं अपन 2। अपन ने कहा कि स्पॉन्टेनियस आई ओपन कर रहा तो 4, वर्बल कमांड पे कर रहा तो 3, पेनफुल स्टिमुलाई से 2 और नो रेस्पॉन्स तो 1। याद आ गया, तो यहां स्कोर कितना देंगे, 2। ही से इनअप्रोप्रिएट वर्ड, याद करो वर्बल में, ओरिएंटेड है तो 5 नंबर। याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, को डाउट है? अगर कंफ्यूज कन्वर्सेशन है तो 4 नंबर, इनअप्रोप्रिएट वर्ड 3 नंबर, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड 2 नंबर और नो रिस्पॉन्स तो 1 नंबर। याद आ रहा है, तो यहां कितने नंबर दोगे, 3। एंड आई मूव हिज लिम्ब ऑन कमांड हिज जीसीएस, कहने पे वो मूव कर रहा है कमांड पे। आरी बात बताओ उसका जीसीएस क्या, कितना मिलेगा? यस, कितना आएगा? अब बताओ। यस, वाई, इसमें कितने देंगे? 5 क्यों आएगा? कमांड के कहने पे कर रहा है, इसको 5 आरे पास में, तो टोटल कितना हो गया?
5 5 10, तो 20 द राइट आंसर। वैसे इसको 6 मिलेगा बेटा, अरे बताओ 11 जाएगा, लेकिन आपको उठा के 11 नहीं करना, बढ़ाना नहीं है, कमी रखना है। ध्यान रखना, जीसीएस एक ज्यादा आ रहा है तो आपको बढ़ाना नहीं है, कमी करना है। हमारी बात में नो कैसे आएगा बेटा, मयू बिश्नोई बहुत पढ़ने की जरूरत है डियर, तुरंत आसानी का रेगुलर बेस ले आप। यस क्लियर, ऑप्शन नहीं है बिल्कुल, यहां आएगा 11 में से। मूव हिज लिम ऑन कमांड, कहने पे हाथ पर ऊपर करा तो 6 मिलेगा स्कोर, 5 नहीं मिलेगा, कितना 6, तो 2 और 3 5 और 6 11 हो रहे हैं, लेकिन अब 11 नियर बाय ऑप्शन नहीं, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला। छोटी छोटी बात है तो 11 ना मान के अब 12 भी नहीं कर सकते, 12 तो बैटर को बताता है, तो थोड़ा अपने को जीसीएस को वर्स्ट ही मान के चलना, कंडीशन को खराब ही मान के चलना, ताकि अपन बैटर करके, इसलिए 10 आंसर जाएगा। ये नोट सेट का क्वेश्चन है लास्ट का बेटा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं नोट सेट में जिलाने के लिए, आप पकड़ नहीं पाते हो, आप बढ़ जाते हो, इसलिए 10 जाएगा। यस 10 आएगा बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट, मूव हिज लिम्ब ऑन कमांड, कमांड का मतलब कहने पे, आरी बात में चले आगे बेटा। यहां पेनफुल स्टुमाई होता तो 5 नंबर देते, कमबख्त तो 6 मिलेगा यहां स्कोर मोटर में, तो 11 हो रहा है, लेकिन नियर बाय अपन 12 ना लिख के 10 ही लिखेंगे, कम लिखेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कोमा इन द अडल्ट पेशेंट एज जीसीएस। कोमा याद करो, लेवल 3 केयर 3 से 8, कितना 3 से 8, तो राइट आंसर का जाएगा 5। बताओ 0 हो सकता है क्या, नहीं, 0 किस में होता है, अपगार स्कोर में, याद रखना, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a nursing officer assisting a patient with head injury and assist the patient is opening eye by verbal command, verbal command पे बोल रहा है, कितने नंबर दोगे, 3। confused conversation है, कितने नंबर दोगे, 3। with flexion, यहां पे नॉर्मल फ्लेक्शन की बात हो रही है, और फ्लेक्शन में कितने नंबर दोगे, 4। बताओ कितना हो गया, 3 3 6 4 4 10। बता रहा वर्बल कमांड में कितना नंबर दोगे, स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग 4, और वर्बल कमांड पे 3, कंफ्यूज कन्वर्सेशन 3 या 4, 4 जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज कन्वर्सेशन में 4 जाएगा। और फ्लेक्शन में, नॉर्मल फ्लेक्शन की बात हो रही है, कितने नंबर जाएंगे, 4, तो 4 4 8 और 3 11। अब तो यहां पे भी नियर बाई नहीं है, है? तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, ये इसीलिए मैंने क्वेश्चन डाला, इसका भी आंसर 10 ही जाएगा। अब कुछ दिमाग लगे, कंफ्यूज को 3 को दो, कंफ्यूज कन्वर्सेशन 4 ही होता है हर बात में, तो 4 4 8 और 3 11। अब 12 नहीं हो रहा, इसलिए हमेशा एक कम लिखना, आपको बढ़ा के नहीं लिखना। हर बात में 3 3 4, अबे कमबख्त, तो 3 3 4 कैसा होगा, ये कौन बोल रहा, श्री सही पट। क्या बात करें अपन, वर्बल कमांड पे 3 नंबर देंगे, आई ओपन कर रहा, तो कंफ्यूज कन्वर्सेशन को 4 बोलते, 3 नहीं बोलते, मैंने तुम्हें जिलाने के लिए लिखा, तुमने जब सच में मान लिया। और फ्लेक्शन, नॉर्मल फ्लेक्शन को कितना बोलते हैं, 4। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन लिखना होता तो 3 देते अपन, तो यहाँ टोटल 11 होगा, लेकिन नियर बाय 10 ही लिखा जाएगा। को डाउट है बच्चों। नेक्स्ट, व्हाइल असेसिंग जीसीएस वर्बल रेस्पॉन्स, स्कोर प्रोवाइडेड टू इनएप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द पेशेंट। बहुत बढ़िया जवाब, जवाब दीजिएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन का जवाब जरूर दे बेटा। यस, अब एक पर्सन क्या हुआ, सरदार जी के यहां कचौड़ी खाने गया, तो कचौड़ी में लड़की का बाल निकला, तो कस्टमर बोला कि देखो सर, आपकी कचौड़ी में से लड़कियों के बाल निकल रहे हैं। तो सरदार बोला, अब क्या 10 रुपए में पूरी लड़की चाहिए तुझे, है कि नहीं है? तो ऐसा नहीं होता है। यस, चलिएगा, बताइए बेटा, जीसीएस असिस्ट करे वर्बल स्कोर प्रोवाइड टू इनएप्रोप्रिएट वर्ड, इनएप्रोप्रिएट वर्ड और इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। इनएप्रोप्रिएट वर्ड के लिए कितना नंबर दोगे, 3। सो सी इज द राइट आंसर। हो गया ना आपका प्रैक्टिस। क्वेश्चन से थ्योरी अगर आपको आती तो क्वेश्चन कोई भी आप फटफड़ा दोगे क्वेश्चन को। चलेगा, नेक्स्ट बच्चों, इफ जीसीएस इज डेटोरिएट द प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इज, जीसीएस डिटोरिएट तो प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है? यस, जीसीएस अगर डिटोरिएट तो प्राइमरी नर्सिंग, प्रोवाइड इमरजेंसी ट्रीटमेंट, प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन, कॉल फॉर ईसीजी या इन्फॉर्म फिजिशियन। तो आपका अगर जीसीएस चेक करना, नर्सेस की लीगल लाइबिलिटी, अगर जीसीएस डिटोरिएट हो रहा है, कम हो रहा, तो तुरंत नोटिफाई द फिजिशियन, तुरंत कहे डॉक्टर को कि तुरंत ध्यान दे, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 3 कंपोनेंट ऑफ द जीसीएस हैव ए नंबर ऑफ स्टेप, व्हिच ऑफ 3 आर करेक्ट कॉम्बिनेशन। बताइए, आई 4 वर्बल 5 मोटर 7, 7 पॉसिबल नहीं है। आई 5 वर्बल 5 मोटर 6, आई 5 पॉसिबल नहीं है। आई 4 वर्बल 5 मोटर 5 पॉसिबल नहीं है। आई 4 वर्बल 5 मोटर 6, E4 V5 M6। So right answer goes to D.
याद रहेगा, डी इज द राइट आंसर। और सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आई, दूसरा वर्बल और तीसरा मोटर। इंपोर्टेंट कौन है, मोटर। और आई में 4 ही पॉसिबल है, आई में 5 पॉसिबल नहीं है, वर्बल में 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल नहीं है, मोटर में 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। और मिनिमम सब में 1 मार्क्स मिलता ही मिलता है। सो डी इज द राइट आंसर बच्चों। चलेगा बच्चों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार। अब बताओ, जवाब दो बच्चों, इसको पढ़ो और फिर जवाब दो, तब पता चलेगा कि तुम्हारे नॉलेज का। चलेगा। बी वाले, ए 45-year-old man called Hamis is admitted to the emergency department on Sunday 1 जनवरी 2014 after being assaulted। कोई एक हमीस नाम का लड़का था, संडे 1 जनवरी 2014 को इमरजेंसी में भर्ती हुआ क्योंकि किसी ने उस पर हमला कर दिया। When you ask the patient to tell you his name, आपने कहा मरीज को कि आप अपना नाम बताओ, where he is, और वो कहां पे है, and what is the date, और आज डेट क्या है। He answered the हमीस, उसने कहा कि मेरा नाम हमीस है, यानी नाम तो सही बताया, हॉस्पिटल में हूं और दिसंबर में हूं। तो बता तो नियर बाय रहा, लेकिन पूरा नहीं बता रहा। दैट इज द केस ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन तो है नहीं। कंफ्यूज, इनअप्रोप्रिएट, इम्प्रोप्रिएट में तो क्या करता है, खाना पाना जाना। अगर वो कहता है कि तुम्हारा नाम बताता, हम डम जम ऐसे कर रहा होता, तो राइट आंसर क्या जाएगा, दैट इज द कंफ्यूजन केस। किसका केस है, कंफ्यूजन का केस हो, तो बी इज द राइट आंसर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है बच्चों, दिल गाद गाद कर देने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडीएचडी का क्वेश्चन, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। यस 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 यस, आपका साइकियाट्री का टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ के आपको। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, विच न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस इज एसोसिएटेड विद स्लीप डिस्टर्बेंस इन एडीएचडी। है कोई माइकल लाल या माइकल लाल जो इसका जवाब दे दे, दिमाग से आराम से जवाब दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यस यस, अब जवाब दो, चलो वो तो बहुत इजी टॉपिक था इसलिए आपने जवाब दे दिया, अब जवाब दीजिएगा। विच न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस इज एसोसिएटेड विद स्लीप डिस्टर्बेंस इन एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक, डोपामाइन, नोरेपेनेफ्रिन, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन, बताइए। एडीएचडी का केस है, कौन सा केस है, तो अब अपन थोड़ा सा डाल लेते हैं बेटा, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर है क्या, तो हेडिंग डालिएगा एडीएचडी, वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है कि यहां अटेंशन क्या हो रही है, डिफिसिट, और जिससे बॉडी के मूवमेंट ज्यादा हो रहे हैं, हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। क्लियर है। एडीएचडी चिल्ड्रन में एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों, और एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। व्हाट इज द अटेंशन, शॉर्ट टाइम कंसंट्रेशन। शॉर्ट टाइम जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या कहलाती है, अटेंशन कहलाते हैं। किसी चीज पे थोड़ी देर के लिए अपन ध्यान रखते हैं, उसका उसके विचार में लाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ये क्या कहलाता है, अटेंशन कहलाता है। आर्य भाषा में अगर ये लंबे समय तक रही अटेंशन तो क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन, क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन। आर्य भाषा में तो अटेंशन जो है आपके बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एडीएचडी में, यहाँ पे एडीएचडी का जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है चिल्ड्रन के, कॉजेस क्या हो सकते हैं बेटा, मेन कारण बताओ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी देखी जाती है यहाँ पे, किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी जाती है। बताइए मेनली किसकी कमी, राधे राधे बेटा सरला, यस बिल्कुल, नर्सिंग अटैच, सब क्लास को एक बार शेयर जरूर करें बेटा। बताइए व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एडीएचडी, किस न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, यस यस बेटा, लैक ऑफ अटेंशन होगा, इंपल्सिव बिहेवियर होगा, इंपल्सिव का मतलब सडन गुस्सा आना। हर बात में जैसे बच्चे मिट्टी में लौट जाते हैं ना, उनको खिलौना नहीं मिलता है, तो बिहेवियर में अल्टरेशन होगा, एक्टिविटी हाइपर होगी। बेटा दो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है, सुन लेना, एक डोपामाइन कम होगा और एक नोर एड्रेनलिन कम होगा। नोर एड्रेनलिन जिसको अपन नोरेट बोलते हैं, नोरेपेनेफ्रिन बोलते हैं इसको, ये दोनों कम होंगे। आरी भाषा में नई चीज सुन लेना, डोपामाइन और नोर एड्रेनलिन। को डाउट है बच्चों, यहां पे जो नोर एड्रेनलिन है वो आपका एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है, एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। डोपामाइन आपका बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, इस बात को ध्यान रखना। तो डोपामाइन और नोर एड्रेनलिन की दोनों की कमी होती है। आर यू गेटिंग मी।
आरी बात में। इसके अलावा अदर्स और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर कम होते हैं, सुनते जाना। सीरोटोनिन सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो कम होगा, गाबा कम होगा। लेकिन ये दोनों क्या है, सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिनकी कमी से एडीएचडी होता है। इस बात को ध्यान रखना। मेन कौन कम होंगे, डोपामाइन और नॉर एड्रीनलिन। आ रही बात समझ में बेटा? अरे बोलो भाई, अन्य न्यूरोट्रांसमीटर में कौन, सेरोटोनिन और गाबा की भी क्या होगी डेफिशिएंसी एडीएचडी में। और ये अटेंशन का डिसऑर्डर है, शॉर्ट टाइम कंसंट्रेशन को अटेंशन बोलते हैं, अटेंशन का डिसऑर्डर है। आप एडीएचडी का एग्जांपल देखिएगा, एक बच्चा जो हाल ही में स्कूल से आया, वो जैसे घर पे आया था, आते उसने बैग फेंक दिया अपना और टीवी देखने लग गया। 2-5 मिनट टीवी देखेगा। नॉर्मली कोई आदमी टीवी देखेगा तो आधा घंटा घंटा टीवी देखता है, उसका प्रोग्राम का पसंदीदा, उसका पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा है, वो महाभारत रामायण जो भी देख रहा है आपका आरे बस में, या वो पापा पिग देख रहा है, पेपा पिग। फिर भी उसने 5 मिनट में क्या चैनल चेंज किया और टीवी को बंद करके, मतलब टीवी को चालू छोड़ के भाग गया छत पे जाके क्रिकेट खेलने लग गया। क्रिकेट खेल रहा है, टुक टुक 2-5 मिनट क्रिकेट खेलेगा, वहां से बैट बल्ले को वहीं छोड़ के वापस आके वॉलीबॉल उठा लेगा, वॉलीबॉल को खेलने लग जाएगा। वॉलीबॉल से छोड़ के वो क्या करेगा, खाना खाने लग जाएगा। 5 मिनट खाना नहीं खाएगा, खाना पूरा फिनिश नहीं करेगा, फिर दूसरा काम करेगा और उसको बार बार गुस्सा होगा, बिहेवियर में चेंज होगा, इंपल्सिव बिहेवियर रहेगा। ऐसे जो केस है वो क्या कहलाते हैं, एडीएचडी के। हाइपर एक्टिविटी रहती है बॉडी में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, थैंक यू उदय। तो यहां अगर बात करें बेटा एडीएचडी, अगर अच्छी क्लास रही तो नाम चेंज कर बेटा तुरंत ही। यस, ऐसा अकेडमी रख ले। नेक्स्ट देखिएगा, तो यहाँ अटेंशन डेफिसिट हाइपरकिनेटिक डिसऑर्डर है। यहाँ पे डोपामाइन और नोरेट दोनों कम होते हैं और सेरोटोनिन और गाबा। नोरोएड्रेनलिन एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है और डोपामाइन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है। आरी बात समझो? आर यू गेटिंग मी? समझ रहे मेरी बात को? इसके अलावा अन्य दूसरे कौन होंगे, सेरोटोनिन और गाबा। ये सेरोटोनिन आपका किसके लिए बेटा, आपका किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए? नींद लाने के लिए जिम्मेदार है। अब एडीएचडी के अंदर क्या है, अपने को सीएनएस स्टिमुलेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? सीएनएस स्टिमुलेंट। इसके मैनेजमेंट में अपन सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग देते हैं। और सीएनएस जो स्टिमुलेंट ड्रग देते हैं अपन, वो कौन सी देते हैं बताओ, दिमाग से जवाब दे दो। दैट इज मिथाइलफेनिडेट। कौन सी? मिथाइलफेनिडेट, जो कि एक सीएनएस स्टिमुलेंट है। दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस। किस केस में? इसके अलावा एक एड्रेनला करके ड्रग आती है, वो भी देते हैं, वो भी सीएनएस स्टिमुलेंट है। और ये मिथाइलफेनिडेट। और बताओ, एक एंटीडोप ड्रग भी काम में लेते हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन को बताती है, सीएनएस को। बताओ एंटीडोप ड्रग कौन सी? कौन सी? एम्फेटामाइन। बहुत बढ़िया जवाब, एम्फेटामाइन। तो दो यहां पे ड्रग ऑफ चॉइस है। एक मिथाइलफेनिडेट ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर वो अवेलेबल नहीं दे तो एम्फेटामाइन देंगे। इसके अलावा इन दोनों के साथ, मिथाइलफेनिडेट और एम्फेटामाइन के साथ एड्रेला करके ड्रग देते हैं, वो भी स्टिमुलेंट है। ये दोनों ड्रग काम में ली जाती है। पर एक वर्ड में पूछे कि एडीएचडी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो मिथाइलफेनिडेट है बच्चों। कौन है? मिथाइलफेनिडेट है। क्लियर है? अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सीएनएस स्टिमुलेंट कौन देंगे? एम्फेटामाइन। और एम्फेटामाइन बच्चों एंटीडोप ड्रग है। एंटीडोप का मतलब ये डोप टेस्ट जो खिलाड़ी दौड़ लगाते हैं तो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एम्फेटामाइन लेते हैं। ये सीएनएस स्टिमुलेंट है, लॉस ऑफ एपेटाइट करती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, ग्लूकोज को बढ़ाती है, जिससे आदमी की दौड़ने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, वर्किंग एबिलिटी। अगर ये ड्रग लेके भागेगा आदमी तो जीतेगा नहीं जीतेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और ड्रग के प्रभाव में वो जीत जाएगा। इसलिए एंटीडोप ड्रग है। इसमें दोषी पाए जाने पर खिलाड़ियों पे बैन लगता नहीं लगता है। एंटीडोप ड्रग है कौन? एम्फेटामाइन। इस बात को आपको ध्यान रखना बच्चों, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। अरे कोई डाउट है बच्चों? बताओ इसमें कौन सी साइकोथेरेपी काम करेगी बच्चों? दिमाग से काम कर दो। बेस्ट साइकोथेरेपी क्या रहेगी एडीएचडी के केस में? यस, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी। कौन सी साइकोथेरेपी? बिहेवियरल मॉडिफिकेशन साइकोथेरेपी बढ़िया काम करेगी। और ये अटेंशन का डिसऑर्डर है, मोस्टली डोपामाइन और नोरेट बढ़ने से होता है बच्चों। आर यू गेटिंग मी? मिथाइलफेनिडेट ड्रग ऑफ चॉइस है। अन्य न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन और गाबा जिम्मेदार है। अब आ गया क्लियर? आ रही बात में? अरे आया स्वाद के नहीं आया? तो बताइए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस एसोसिएटेड विद स्लीप डिस्टर्बेंस इन एडीएचडी। बताओ स्लीप न्यूरोट्रांसमीटर, नींद कौन लाता है आपको? मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, आपको नींद कौन दिलाएगा? सीरोटोनिन। यानी सिर पे टोनिन, सीरोटोनिन। सिर पे टॉनिक का मसाज करते हैं तो नींद आती है, तो याद रखना सीरोटोनिन। और ये सीरोटोनिन पाया जाता है बनाना में, केला में। केला खाने से और केला लेने से, दोनों से नींद अच्छी आती है। आर यू गेटिंग मी? तो केले में क्या होता है? सीरोटोनिन। तो आपने जो मूवी देखी है शानदार मूवी आलिया भट्ट की, उसको नींद नहीं आती है, वो केला खाती है, उसको रात को 11 बजे उठ के, तो नींद आती है उससे। तो बनाना में सीरोटोनिन अच्छा होता है। आर यू गेटिंग मी? तो सीरोटोनिन स्लीप न्यूरोट्रांसमीटर बच्चों।
नींद लाता है, केले में पाया जाता है, केले में। आरिबास में बनाना, इसी को अपन 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमाइन बोलते हैं, 5-HT बोलते हैं। बनाना जो कि बताओ कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा था? पोटेशियम का अच्छा सोर्स होता है बेटा, और सेरोटोनिन अच्छा पाया जाता है। बताइए कौन सा विटामिन होता है बनाना में? दिमाग से कमेंट कीजिएगा, आंसर तो बता देंगे। बताइए। यस, तो आपको बता दूं बनाना कौन सा है? येलो फ्रूट। तुम इसके कपड़े उतारते हो तब ये सफेद होता है। एक बार केला और कौन नारियल दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तो नारियल बोला कि यार ये इंसान बड़ी खराब चीज है। तो केले ने पूछा भाई क्या हुआ तेरे साथ? तो बोला ये मेरे सारे बाल नोच नोच के खा जाते हैं। आपने देखा होगा नारियल जो बनाना आपका कोकोनट, उसको अपन छिलके उतार के खाते हैं। तो केला बोला बस तेरे साथ तो इतना ही, साले मेरे साथ तो क्या, मेरे तो कपड़े उतार के खा जाते हैं बनाना। आदिवास में। और बनाना एक ऐसा वृक्ष है, बनाना का ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें एक भी लकड़ी नहीं है, वुड नहीं है, नो वुड। तो ये भी जीके का क्वेश्चन लिख लेना, कौन सा पौधा जिसके अंदर क्या नहीं है, लकड़ी नहीं है, तो वो कौन सा? बनाना ट्री। को डाउट है? वन टाइम ही फुल प्रोडक्ट देता बनाना। येलो फ्रूट है, और येलो फ्रूट में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। तो बनाना में विटामिन ए होता है, पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, और सोडियम। और ये बेटा आपका बेटा डायरिया में जब आपका पोटेशियम लॉस होता है तो इसमें अच्छा काम करता बनाना, और एनर्जी का बूस्टर का अच्छा सोर्स है। बनाना शेक पीते कि नहीं पीते आप? क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इंबैलेंस एसोसिएटेड विद स्लीप, तो स्लीप आ गया, इसलिए कौन सा? सेरोटोनिन। देखो क्वेश्चन छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। बटो अब एक न्यूरोट्रांसमीटर आपको जगाता कौन है? आपको जगा कौन रहा? अभी अगर आप जागे हो तो आपको बेटा रील्स के अलावा कौन जगाता है? आपकी गर्लफ्रेंड जगाती है, या कौन जगाता है? आपका बेटा वेरी इंपोर्टेंट हिस्टामिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक केमिकल इंफ्लेमेटरी एजेंट भी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या दोगे आंसर? कौन सा? अगर अवेक न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? हिस्टामिन। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो क्या दोगे? बताओ, बताइए। एडिनोसिन। और ये एडिनोसिन वही है बेटा जो ड्रग ऑफ चॉइस है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में। एसवीटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? एडिनोसिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है बेटा, हमारी बात में। और ये अवेक न्यूरोट्रांसमीटर और हिस्टामिन, हिस्टामिन मेन अवेक न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा बताओ 24 आवर डे नाइट साइकिल के लिए कौन जिम्मेदार है? तुम कब खाते हो, कब जगते हो, रोज समय पे खाना पीना सोना जो चल रहा है, 24 आवर्स डे नाइट साइकिल के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मिलेटोनिन। और ये मिलेटोनिन वही है जो पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसी पीनियल ग्लैंड को अपन बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं, जो बॉडी की सर्काडियन रिदम को 24 आवर डे नाइट साइकिल को मेंटेन करती है। ये मिलेटोनिन वही है जो आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ये मिलेटोनिन वही है जो प्यूबर्टी तक एबएसएस और एलएच को सप्रेस करके रखता है ताकि प्यूबर्टी ना आए। जैसे ही आपका प्यूबर्टी पे पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी एट्रोफाइड होगी तो क्या होगा? मेलेटोनिन सिक्रेशन कम होगा और एमसी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा जब पीनियल ग्लैंड एट्रोफाइड हो जाती है तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक का काम कौन संभालता है? हाइपोथैलेमस। पीनियल ग्लैंड को रिप्लेस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना है। ज्ञान बरस रहा है, धमाधम ले लो। तो राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? एडीएसडी में स्लीप न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा डिस्टर्ब होगा? दैट इज सेरोटोनिन। चलिएगा, ये रहा एडीएसडी में। नोट प्ले अटेंशन इन डिटेल, यानी अटेंशन नहीं दे पाएगा, बी इजीली डिस्ट्रैक्ट, आसानी से डिस्ट्रैक्ट होगा, हैक ट्रबल मैनेजिंग टाइम एंड टास्क, टाइम और टास्क को मैनेज करने में दिक्कत होगी, फॉरगेट टू द रूटीन कोरस, रूटीन कार्य भूल जाएगा वो बच्चा, बिखेर के रखेगा सब सामानों में। आर यू गेटिंग मी बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिमाग से जवाब दीजिएगा। यस यस। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डोपामाइन डेफिशिएंसी ऑन एडीएसडी सिम्टम? एडीएसडी सिम्टम पर डोपामाइन का क्या इफेक्ट है? इंक्रीज अटेंशन, डिक्रीज इंपल्सिविटी, इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी या डिक्रीज मोटिवेशन? बताइए। डोपामाइन की अगर कमी हुई तो एडीएसडी में कौन सा सिम्टम आएगा? बेटा ध्यान रखना, डोपामाइन जिम्मेदार है बेटा मोटिवेशन के लिए और बिहेवियर के लिए। किसके लिए? आपके मोटिवेशन और बिहेवियर के लिए, याद रहेगा। और एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार कौन है? नोर एड्रेनालिन। तो बताओ यहां पे डोपामाइन कम होगा तो एडीएसडी में क्या, उसका मोटिवेशन क्या होगा? पर्सन का कम, डिक्रीज मोटिवेशन। इसलिए कोई भी चीज ढंग से नहीं करेगा, वो इजीली डिस्ट्रैक्ट होगा। सो राइट आंसर गोज टू डी। अब एक कमबख्त तो क्वेश्चन पढ़ो, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, रटी हुई चीजें पेश करोगे तो गलती होगा। एक ने भी सही जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डोपामाइन की कमी हो रही है एडीएसडी में, तो क्या सिम्टम आएगा? तो डोपामाइन मोटिवेशन और बिहेवियर को कंट्रोल करता है आपके ह्यूमन को। अगर डोपामाइन की कमी होगी तो उसका मोटिवेशन क्या होगा? कम। इज इट क्लियर और नॉट? यस, रिवार्ड हार्मोन है, बिल्कुल बच्चों। लोकेश, डोपामाइन इज रिवार्ड हार्मोन। ये मोटिवेशन करता है, मोटिवेशन को बढ़ावा देता है डोपामाइन।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से, छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। ये शिवराज सर के क्वेश्चन है बेटा, शिवराज सर की क्लास है 200 इंपॉर्टेंट की, हाल में क्या में नहीं लेना है। चलिएगा क्वेश्चन, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग अराउजल एंड इंपल्स कंट्रोल इन एडीएसडी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताइए अराउजल के लिए और इंपल्स के लिए, एक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए। नॉरएपिनेफ्रिन। यहां पे क्या होगा, एडीएचडी में डोपामाइन और नॉरएड्रेनालिन दोनों की कमी होती है, ध्यान रखना। तो बताओ सिंपल सा है, अराउजल और इंपल्स के लिए कौन जिम्मेदार है? नॉरएड्रेनालिन। अराउजल और इंपल्स कंट्रोल नहीं होगी तो हाइपर एक्टिविटी होगी। सो बी इज द राइट आंसर हियर। मैंने दोनों बता दिया आपको, जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which neurotransmitter is primarily involved in the attention and motivation in ADHD? अटेंशन एंड मोटिवेशन के लिए जिम्मेदार प्राइमरीली कौन जिम्मेदार है? सेरोटोनिन, गाबा, नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामाइन? दिमाग से दो। मोटिवेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? डोपा। आरी बास में तो यहां अगर राइट आंसर जाए तो ए जाएगा। अब अगर आपसे पूछे आपको एक्टिविटी जो डिसएक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी, उसके लिए नॉरएपिनेफ्रिन जिम्मेदार है, लेकिन अटेंशन और मोटिवेशन जो डिस्टर्ब होती है जिसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी होती है, दैट इज डोपामाइन। तो अगर एक ही वर्ड में पूछे कि एडीएचडी का जो मेन कारण है एडीएचडी का, वो आपका डोपामाइन है कि बताओ कौन सा है, तो वो तो साइंस सिम्टम के अकॉर्डिंग है, पर प्रायोरिटी किसको देनी है? अब आंसर चेंज हो गया, डोपामाइन। ये पहला चेंज आपके लिए याद रहेगा, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन है तो प्रायोरिटी डोपामाइन को देना है। अगर एडीएचडी में दो ऑप्शन आए, चार ऑप्शन हो इस तरह से चारों, तो प्रायोरिटी किसको देना? डोपामाइन को। आरे पास में अराउजल के लिए आपका बेटा, उसके लिए तो कौन जिम्मेदार है? नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन मेनली अटेंशन और मोटिवेशन के लिए कौन जिम्मेदार है? डोपामाइन। और आपको बताया कि आपको एडीएचडी एक्टिविटी का डिस्टर्ब है, उसमें अटेंशन और मोटिवेशन दोनों डिस्टर्ब होते हैं, हाइपर एक्टिविटी होती है। सो प्रायोरिटी आपको डोपामाइन को देना। आंसर चेंज हो गया, पहले ऑप्शन में डोपामाइन नहीं था तो अपन क्या पढ़ते थे? नॉरएपिनेफ्रिन, लेकिन अब डोपामाइन हो गया, प्रायोरिटी डोपामाइन को देना है। छोटी छोटी बातें और अलग अलग आंसर बच्चों। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज द सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन एडीएचडी? एडीएचडी में कौन सा सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है? डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन या गाबा? तो आपको दिमाग से आंसर दे देना, कौन? सेरोटोनिन। हालांकि गाबा भी जिम्मेदार है, लेकिन प्रायोरिटी सेरोटोनिन को देना है। गाबा क्या है? गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूटरिक एसिड। ये जो गाबा है ये आपकी थॉट को कंट्रोल करता है। अरे किसको कंट्रोल करता है? थॉट को। आरी बात में अगर आपकी बॉडी में गाबा की कमी होती है तो गाबा की कमी से आपको बेटा एंजाइटिक न्यूरोसिस होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। कौन सा डिसऑर्डर होता है? एंजाइटी। इस बात को ध्यान रखना। सीरोटोनिन अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए तो मेनिया होगा, और अगर सीरोटोनिन कम हो जाए तो आपकी बॉडी में क्या होगा? डिप्रेशन होगा। नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन अगर आपकी बॉडी में बढ़ जाए, डोपामाइन, तो क्या होगा? साइजोफ्रेनिया। और आपकी बॉडी में डोपामाइन की कमी हो जाए तो क्या होगा? पार्किंसंस डिजीज। अरे कौन सी डिजीज? पार्किंसंस डिजीज होगी। ये सब याद है कि नहीं आपको? नहीं है तो लिख ले बेटा। तो आरी बात में डोपामाइन बढ़ने से साइजोफ्रेनिया, डोपामाइन कम होने से पार्किंसन डिजीज, और एडीएचडी दोनों होता है। एडीएचडी भी होगा ना डोपामाइन कम होने से। कम वक्त तो भूल क्यों रहे हो? जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसी को ही भूल रहे हो। नेक्स्ट, नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है, इसकी कमी होने से क्या हो सकता है? एडीएचडी हो सकती है। सीरोटोनिन कम होने से डिप्रेशन और बढ़ जाने से मेनिया होता है। गाबा की कमी से क्या होता है? एंजाइटी होता है बेटा। अरे क्या होता है? यस यस। आमिर, नाजिर, बेटा ये पूरी क्लास ले ली, एडीएचडी इतना ही, इससे ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ना इतना। यस, चलेगा आगे। यहां पे थ्योरी साथ ही चल रही है, टाइम पास नहीं करें हम, चलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी बिहेवियरल थेरेपी यूज्ड इन द ट्रीट एडीएचडी? यस, बेस्ट थेरेपी प्राइमरी बिहेवियर थेरेपी कौन सी? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मरीज को बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए कहना है कि थोड़ा टाइम दे, खेलने के लिए मोटिवेट करना मरीज को। सो राइट आंसर गोज टू बी, बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ आपका एडीएचडी का समर्पण। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एडीएचडी मेडिकेशन दैट गिवन कंबाइंड टू एम्फेटामाइन एंड डेक्स्ट्रोमेथाफाइन? ये दोनों सीएनएस स्टिमुलेंट है, इनके साथ आपकी ड्रग को ट्रीट करने के लिए मैंने बताया था रिटालिन, एड्रेला, कंसरेटा या वेस्नेसी। तो एक ड्रग आती है बेटा एड्रेला, कौन सी? एड्राल। एड्राल जो आती है ये भी सीएनएस स्टिमुलेंट है बच्चों। अरे क्या है? सीएटन स्टिमुलेंट है। और ये आपका एड्रेला आपका साइकोटिक सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एड्रेला का यूज किया जाता है एडीएचडी के केस में। कोई डाउट है बच्चों? एड्रेला नाम की ड्रग याद रहेगा, चलेगा प्यारे बच्चों। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बड़ा प्यारा टॉपिक, दैट इज ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आर यू गेटिंग मी? चलेगा बच्चों।
बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई डाउट है बताइए। परमार दिव्या बी, बिल्कुल गलत जवाब आपका। बहुत कुछ नए फैक्ट आने वाले हैं, डोंट वरी, यहां पे मजा आ जाएगा, पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको ईसीटी की। चलेगा, पहले जान लेते कि ईसीटी है क्या, फिर अपन इसको लपेटेंगे बच्चों। इसका तो आंसर है कि हर 2 से 3 टाइम देनी है एक वीक में। एक वीक में कितनी दे सकते हैं? टाइपिकली फ्रीक्वेंसी 2 से 3 टाइम, और मैक्सिमम कितनी बार दे सकते हैं? मैक्सिमम पूरे जीवन काल में 6 से 25 बार तक, या 6 से 24 बार तक, लाइफ लॉन्ग, इससे ज्यादा नहीं देनी है। कोई डाउट है? अब इनको सबको जानेंगे अपन धीरे धीरे। सी इज द राइट आंसर। ये देखिएगा, ये जो मशीन देख रहे हो दैट इज द ईसीटी मशीन। कौन सी? ये जो आपको इस सामने मशीन दिख रही है, ये ईसीटी मशीन है बेटा। ये रहे उसके दोनों इलेक्ट्रोड जिससे करंट प्रभावित होता है, यहां लगाते हैं, मूवी में देखा होगा, करंट का झटका देते हैं। और ये रही आपकी क्या, ये कौन है बताओ, ये क्या है? ईईजी मशीन है। ये ईईजी मशीन है बेटा, इससे अपन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करते हैं। और एक और तरीका बीपी कप से भी, अपन बीपी कप अप्लाई करके भी मेजर करते हैं। इजी बीपी कप रहता है, पर बेस्ट रिजल्ट किससे आता है? ईजी रिपोर्ट से आपको पता लगता है। आ रही बात बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, ये रही आपकी पूरी की पूरी कौन सी? ईसीटी मशीन। ये देखो आपको ईसीटी मशीन में क्या निकल रही है, ये इनबिल्ट ईईजी होती है। तो ईसीटी लेते हैं अपन, उसमें जनरलाइज सीजर आता है, उन जनरलाइज सीजर को अपन किससे रिकॉर्ड करते हैं? ईईजी से। या अपन इसको डिटेक्ट करने का तरीका बीपी कप मेथड, वो भी एक अच्छा तरीका बच्चों। आर यू गेटिंग मी बच्चों? देखिएगा, अब अपन यहां पे बात करते हैं, सिंपल भाषा में बात करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर थेरेपी है साइकेट्रिक मरीजों में, दैट इज ईसीटी, करंट के झटके जिसको अपन बोलते हैं। ईसीटी से पहले देखिएगा बेटा, सबसे पहले बात आएगी इंसुलिन शॉक थेरेपी। सबसे पहले आई थी इंसुलिन शॉक थेरेपी, क्लियर है? जो किसने दी थी? साकाल ने। अरे साकाल ने क्या, वो टकला मूवी में साकाल ने दी थी। उसने क्या किया कि हाई डोज में इंसुलिन दिया। क्या दिया? हाई डोज में इंसुलिन दिया, तो मरीज किसमें चला गया? हाइपोग्लाइसीमिया में। और आपको पता है हाइपोग्लाइसीमिया में नर्वस सिस्टम बहुत रिएक्टिव का, मरीज कोमा में चला जाता था, सीजर आ जाते थे मरीज को। लेकिन कई बार इसको बंद कर दिया गया, वाई? बिकॉज कई बार इतने कोमा में चले जाते थे, वापस लौट नहीं आते थे, फुल स्टॉप लग जाता था, डेथ हो जाती थी। कोई डाउट है बच्चों? फिर आए मुडेला। कौन आए? मुडेला। उन्होंने क्या किया? इंजेक्शन कैम्फोर करके आता है, वो देके क्या प्रोड्यूस करवाए? सीजर। लेकिन इसमें भी ज्यादा सीजर लंबे समय तक नहीं आ रहे थे या लॉन्ग आ रहे थे, इसलिए बंद कर दिया गया। फिर नए भाई साहब आए, कौन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन आए नए भाई साहब? नए भाई साहब आ गए आपके, कौन बेटा? यूगो सरलिटी एंड बिनी। कौन आए? यूगो सरलिटी एंड बिनी। चलिएगा बच्चों, यस, कौन आए नए? थोड़ा सा बोर्ड में दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करेंगे हम। ये जगदीश है ना अपना, ये मुझे पढ़ाने नहीं देता है। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करें तो अपन ईसीटी की, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की बात करें बेटा, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की बात करें अपन। और इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये एक साइंस के क्षेत्र में डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, क्लियर है? सबसे पहले क्या? इंसुलिन शॉक थेरेपी आई। और इंसुलिन शॉक थेरेपी कौन लाए? आपका कौन? साकाल। सकाल डॉक्टर, अरे बात, इन्होंने हाई डोज में क्या दिया? इंसुलिन। और हाई डोज में इंसुलिन देने से पेशेंट किस में चला गया? हाइपोग्लाइसीमिया में। उस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से मरीज को क्या आ गया? सीजर। और उसकी वजह से उसके बिहेवियर सिम्टम क्या हो गए? इंप्रूव। अननोन यूटियोलॉजी है, पर ऐसा कहते हैं कि जितना सीजर आता है बिहेवियर सिम्टम इतने अच्छे इंप्रूव होते हैं। आरी बात बेटा, क्लियर है? यस बच्चों, आरी बात में तो बिहेवियर सिम्टम क्या हो गए? साइन सिम्टम इंप्रूव है बेटा, इंक्रीज हुए साइज ऑफ आपका बेटा, क्लियर बच्चों? लेकिन ये इतना खतरनाक था कि कई बार मरीज ज्यादा ही कोमा में चले जाते थे, वापस फुल स्टॉप लग के डेथ हो जाती, तो बंद कर दिया सरकार ने इसको। कोई डाउट है बच्चों? फिर उसके बाद में नए आए, कौन बेटा आपका? कौन? मोडेला। और इन मोडेला भाई साहब ने क्या? इंजेक्शन कॉम्फेयर की मदद से, कम्फोर जो आता है ना आपका, उसकी मदद से सीजर लाने की कोशिश करी, ये भी रिजेक्ट कर दिए। फिर आए 1938 में, कौन? दो वैज्ञानिक, एक थे यूगो सरलिटी और दूसरे थे बिनी। इन्होंने क्या किया बच्चों? करंट की मदद से, इलेक्ट्रिकल शॉक की मदद से, इलेक्ट्रिकल शॉक की मदद से क्या प्रोड्यूस करवाए? सीजर।
और ऐसा कहते हैं कि सीजर आरिवास में जितने अच्छे सीजर आएंगे बिहेवियरल सिम्टम क्या होंगे उतने ही इंप्रूव होंगे। तो सीजर दिया बेटा उन्होंने, इलेक्ट्रिकल शॉक से सीजर प्रोड्यूस कराए। और यहाँ पे जो ईसीटी में सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं वो कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरलाइज सीजर, जिनको अपन बेटा क्या बोलते हैं, जनरलाइज सीजर का दूसरा नाम है ग्रांडमल टाइप के सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसमें अंदर पूरे ब्रेन के न्यूरॉन में क्या होगा, एबनॉर्मल, अनकंट्रोल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड न्यूरल डिस्चार्ज विद और विद इन द ब्रेन न्यूरॉन। और यहाँ पे जो सीजर प्रोड्यूस करवाए इन्होंने कौन से, टोनिक क्लोनिक सीजर। कैसे ठीक होता है, कैसे डिप्रेशन, कैसे मेनिया ठीक होता पता नहीं, अननोन, पर न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस या बैलेंस की थ्योरी कहती है कि करंट के झटके देने से न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस में आ जाते हैं। जैसे तार में चिंगारी उठ रही है, आप जैसे रेडियो खड़खड़ करता है ना आपका, या टीवी खड़खड़ करती है, तुम उसके एक झापट मारते हो तो ठीक हो जाती है, वैसे ही आपका जनरलाइज टोनिक क्लोनिक टाइप के सीजर या ग्रांडमल टाइप के सीजर जिसमें पूरे ब्रेन के न्यूरॉन में गड़बड़ होती है, पूरे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मल नर्व फार्मिंग होती है, तो वो उस तरह के सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ह्यूगो सैलिटी और बिनी के द्वारा दी गई ईसीटी थेरेपी जो 1938 में दी गई। कोई डाउट है बच्चों, टोनिक क्लोनिक टाइप के सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं इसमें, क्लियर है। इसमें जो आपका बेटा जो करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल अमाउंट जो दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल जो करंट दिया जाता है उसका जो अमाउंट है वो लिख लेना 70 से 110 वोल्ट। कितना, 70 से 110 वोल्ट। या अगर इसको मिली एम्पियर में अगर आप पूछे तो 200 से 1600 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर बोल रहा हूं मैं, एम ए लिखते हैं इसको, यस मिली एम्पियर बोलते हैं बच्चों, गेट माय पॉइंट। तो करंट ध्यान रखना, कितना ड्यूरेशन के लिए देते हैं धमाक से कमेंट कर दो। तो ड्यूरेशन रहता है बेटा 0.6 से लेके 1.2 सेकंड। कई बुकों में 0.6 से लेके 1 सेकंड दे रखा है, वो भी सही है, पर बेस्ट 0.6 से लेके 1.2 सेकंड तक दिया जाता है। गेट माय पॉइंट। इलेक्ट्रिकल शॉक 70 से 110 मिनट, 70 से 110 वोल्ट या 200 से 1600 मिली एम्पियर, और ड्यूरेशन कितना 0.6 से लेके 1 सेकंड तक दिया जाता है बच्चों। आर यू बात समझ बच्चों, आर यू गेटिंग मी। नेक्स्ट सेकेंड, अब यहां पे जो आपका कौन से सीजर प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, तो जनरलाइज सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आते हैं बेटा इससे। कौन से सीजर, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर दिए जाते हैं। और जनरलाइज टोनिक सीजर में बेटा 3 फेज होती है। पहली होती है ओरा फेज, ओरा फेज 5 से 10 सेकंड तक होती है। इस फेज में क्या होता है बेटा, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। और यहां पे ओरा फेज का मतलब होता है पूर्वाभास, प्री सेंसेशन टू हैव सीजर, यानी मरीज को पहले से पता लग जाता है कि मुझे सीजर आने वाले हैं। ओरा फेज में जाता मरीज सबसे पहले, टोनिक क्लोनिक सीजन की पहली फेज ओरा फेज, अनकॉन्शियस होगा मरीज। और यहां पे मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन होगा दैट इज द ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। मरीज को कौन सा, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता बेटा। और इसी ओरा फेज में आपको माउथ गैग अप्लाई करना ताकि टंग बाइट ना हो। माउथ गैग कौन सी फेज में लगाना, ओरा फेज में, ताकि टंग बाउट ना हो। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी टाइप का हेलुसिनेशन होगा, अनकॉन्शियस होगा 5 से 10 सेकंड के लिए मरीज। फिर दूसरे नंबर पे कहां जाएगा मरीज आपका, ओरा फेज में। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है। ओरा फेज के बाद पेशेंट में कौन सी फेज आएगी, टोनिक फेज। टोनिक फेज चलेगी आपकी 10 से 20 सेकंड तक। और इस फेज के दौरान बच्चों आपका इंक्रीज मसल टोन, यहां पे मसल टोन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लेंच क्या होंगे, हैंड। जा क्या होगा, लोग। टंग बाइट की रिस्क है, इसलिए ओरा फेज में क्या लगा दिया आपने, माउथ गो। और अपोस्टोथेलेस चेस्ट होगा, पर बॉडी के जर्किंग मूवमेंट नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी फेज आएगी, क्लोनिक फेज। क्लोनिक का मतलब होता है जर्किंग मूवमेंट। को डाउट है, यहां पे चलेगी ये 20 से 30 सेकंड तक जर्किंग मूवमेंट होंगे। यहां पे मरीज को क्या होंगे आपका बेटा, मसल टोन तो पहले किसी हुई, फिर जर्किंग मूवमेंट होगी, जिससे क्या आएगा, फ्रोथिंग आएगी। क्या आएगी, फ्रोथिंग। मरीज यहां पे हाइपर वेंटिलेट होगा। आरिबास में मरीज क्या होगा, बॉडी के जर्किंग मूवमेंट होंगे तो जॉइंट डिसलोकेशन की रिस्क है बच्चों क्लोनिक फेज में। क्लियर बच्चों। और लास्ट चौथी फेज जो इसमें होगी, मरीज किसमें जाएगा, अनकॉन्शियस में। यहां पे मरीज लगभग 15 से 20 मिनट तक क्या रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा। यहां पेशेंट हाइपोवेंटिलेट रहेगा और कोमा में जाएगा। साथ में एंजाइटी हो सकती है मरीज में। ऐसे सिम्टम आते हैं किसमें, टोनिक क्लोनिक सीजर में। तो अगर आपसे पूछे कि ईसीटी में किस तरह के, तो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक, जिनको अपन ग्रांडमल सीजर बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ओरा फेज होती है, टोनिक फेज, क्लोनिक फेज, और अनकॉन्शियस या आपका अनरेस्पॉन्सिव फेज में चला जाता है। 15 से 20 मिनट तक रहता है। इस दौरान मरीज को हाइपोक्सिया होता है ब्रेन का, और ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर वो बैलेंस हो जाते हैं। अननोन न्यूरोलॉजी कैसे, न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस थ्योरी कहती है कि सीजर आने से नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, बिहेवियर सिम्टम इंप्रूव होते हैं। आर यू गेटिंग मी। यानी झटका लगने के बाद सब ठीक हो जाते हैं। कोई डाउट है बच्चों, करंट और क्लियर है। अब बताओ ड्रग कौन कौन सी देंगे ईसीटी में, ड्रग
आरी पास में। अब ईसीटी दो तरह की होती है बेटा, एक ईसीटी होती है मॉडिफाइड, आरी पास में जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ईसीटी, यही बोलते हैं ना। और एक होती है डायरेक्ट ईसीटी। कौन सी ईसीटी? डायरेक्ट, जिसको अनमोडिफाइड बोलते हैं। डायरेक्ट ईसीटी में क्या करते हैं अपन बेटा, डायरेक्ट ईसीटी के अंदर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई विदाउट एनी सेडेटिव, बिना सेडेटिव के करंट के झटके देना क्या कहलाता है, डायरेक्ट ईसीटी। क्लियर बेटा? रिस्क ऑफ फ्रैक्चर है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर है। किसकी रिस्क है? फ्रैक्चर की, इसलिए लेस यूज है। अब इसको बंद कर दिया 2017 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। क्या लगा दिया 2017 में? डायरेक्ट ईसीटी पे बैन। अब उसका दूसरा रूप है मॉडिफाइड ईसीटी या इनडायरेक्ट ईसीटी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा। इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को पहले क्या देंगे, एनेस्थेटिक ड्रग देंगे, मसल्स रिलैक्सेंट देंगे और फिर ईसीटी देंगे। इससे क्या है बेटा, लेस फ्रैक्चर के चांस है। आरी बात में, सो मोस्टली यूज, अब यही अप्रूव है आजकल, यही यूज होती है। कौन सी? इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी को बंद कर दिया गया 2017 के अंदर बच्चों। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चले आगे बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब बेटा, अनमोल पारिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, जय श्री राम। चले बेटा नेक्स्ट देखिएगा। क्लियर बच्चों? अब इनडायरेक्ट ईसीटी में कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, तो दिमाग से लिख लो बेटा। इनडायरेक्ट ईसीटी जो अपन दे रहे हैं ड्रग की मदद से, तो यहां अपन आपकी बात में कौन कौन सी ड्रग अपन यहां पे यूज लेंगे, तो यहां पे ड्रग जो यूज लेंगे दैट इज, सबसे पहले मसल रिलैक्सेंट की अगर मैं बात करूं, तो जो मसल रिलैक्सेंट के रूप में अपन यूज कर लेंगे वो सिंपल सी बेटा सक्सिनिल कोलिन। कौन सी ड्रग यूज करेंगे? सक्सिनिल कोलिन। 1 mg पर केजी बॉडी वेट 50 mg तक देते हैं। कितने mg तक? 50 mg। क्लियर बच्चों? इसके अलावा और बताइए, एनेस्थीसिया के रूप में क्या देते हैं? एनेस्थीसिक के रूप में कौन सी ड्रग देते हैं? दिमाग से कमेंट करो। एनेस्थीसिया के रूप में कौन सी ड्रग देते हैं? दिमाग से कमेंट करो। यस, अरे एनेस्थीसिया या सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए, सेडेशन में भी तो एनेस्थीसिक इफेक्ट आता ही है। तो अपन फर्स्ट ड्रग जो अपन देते हैं मेथोहेक्सिटाल, मॉडिफाइड होगी, कौन देती है? मेथोहेक्सिटाल। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड जो ड्रग देंगे अपन सोडियम थायोपेंटाल या थायोपेंटाल सोडियम बोलते हैं। ये भी क्या, एक जनरलाइज एनेस्थेटिक ड्रग है बेटा। तो एनेस्थेटिक या सेडेटिव ड्रग कौन सी देंगे? फर्स्ट इज मेथोहेक्सिटाल एंड सेकंड इज सोडियम थायोपेंटाल या थायोपेंटाल सोडियम जिसको बोलते हैं, एंड दिस इज द जनरलाइज एनेस्थेटिक ड्रग है बेटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा अपन देंगे क्या, टू डिक्रीज सलाइवा सीक्रेशन। यहां पे सलाइवा का सीक्रेशन को कम करने के लिए आरिवास में, या टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, मरीज को एस्पिरेट ना हो, क्योंकि सीजर आएंगे तो जर्किंग मूवमेंट होंगे, फ्रोथिंग होगी, तो उसको अपन वेरी 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 इंपोर्टेंट, उसको रोकने के लिए अपन क्या दे देंगे? एट्रोपिन। 1 ml ठोक देते हैं एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है बेटा? सीएनएस स्टिमुलेंट है। एट्रोपिन इस सिंपैथेटिक का काम करती है। डर, स्ट्रेस, भागोगे, कुत्ता पीछे भागेगा तो मुंह सूखेगा नहीं सूखेगा, तो एट्रोपिन क्या करती है? डिक्रीज सलाइवा। तो सलाइवा का सीक्रेशन को कम करने या एस्पिरेशन की रिस्क को कम करने के लिए अपन क्या देते हैं बच्चों? एट्रोपिन देते हैं मरीज को। तो 3 ड्रग, फर्स्ट मसल रिलैक्सेंट सक्सिनिल कोलिन, ये आपका बेटा सक्सिनिल कोलिन आप जब इंट्यूबेट करते हो तब भी यूज काम आती है। अभी इमेज दिखाता हूं। इसके अलावा आपका सेडेटिव में बेस्ट सेडेटिव है मेथोहेक्सिटाल, अगर वो अवेलेबल नहीं तो सोडियम थायोपेंटाल दे सकते हैं। और थर्ड आपका सलाइवा के सीक्रेशन को कम करने के, एस्पिरेशन के रिस्क को कम करने के लिए अपन क्या देंगे? एट्रोपिन। सलाइवा के सीक्रेशन को कम देंगे। या इसके अलावा ग्लाइकोपारुवेट भी अपन यूज कर सकते हैं, नो डाउट बच्चों। एग्री विद यू कृष्णा? आर यू गेटिंग मी बच्चों? ये रही आपकी एट्रोपिन। कितनी आती है? 1 mg बराबर 1 ml आती है बेटा एट्रोपिन। नेक्स्ट देखिएगा, कई बार 0.6 mg पर ml भी आती है, पैकिंग अलग अलग हो सकती है। ये रहा आपका सोडियम थायोसल्फेट। अरे कौन है बच्चों? सोडियम थायोसल्फेट। आ रही बात में? क्लियर बच्चों? अब अपन बात करते हैं, ये तो अपन ने दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईसीजी। इनडायरेक्ट ईसीजी सेडेटिव वगैरह देखे ताकि साइड इफेक्ट ना हो, फ्रैक्चर ना हो। अब अपन बात करते हैं कि आप ईसीजी दे रहे हो तो इलेक्ट्रोड का ट्रांसपोर्ट करोगे। इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, दिमाग से कमेंट करो, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में बता दो, वेरी इंपोर्टेंट। 2 तरह के होते हैं, कौन सा? बायलैटरल और यूनिलैटरल। बायलैटरल जो मोस्टली किए जाते हैं बेटा टेम्पोरल बोन पे। सीधा तरीका बताओ, ये जो आई का आउटर कैंथस है वहां से लगा के ट्रेकस के बीच में से मिड लाइन बनाना, उसके 1 सेंटीमीटर ऊपर
आपको यहाँ लगाना है। इमेज में बता देता हूं आपको, और मोस्टली आपका कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, ये आई है, आई का ये आउटर कैंथस है और ये कान का ट्रेगस है, उनके दोनों के बीच में मिड लाइन काट ली, दोनों को आधा आधा बांटना है। उसके ठीक 1 सेंटीमीटर ऊपर टेम्पोरल लोब में, कौन सी लोब में, टेम्पोरल लोब में, यानी ये आउटर कैंथस और ये ट्रेगस, इससे मिड लाइन खींचनी है, दोनों के बीच की सीधे लाइन को मिड लाइन लेना और मिड लाइन से 1 सेंटीमीटर पर दोनों टेम्पोरल पे अपन क्या देते हैं, अपन आरिबास में, अरे क्या देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। और बेस्ट माना जाता है ये बाई टेम्पोरल, और दिस इज द बाइलेटरल एसीटी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट साइड इफेक्ट, बट मोस्ट साइड इफेक्ट इसे को होता है, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है बेटा, इसलिए मोस्टली यूजेबल यही है बाइलेटरल। और एक होता है यूनिलेटरल। तो बताओ आपको अगर कहे कि बाई टेम्पोरल लोब पे बाइलेटरल, आपका बाई टेम्पोरल लोब पे रहता है, मोस्ट इफेक्टिव है बेटा, साइड इफेक्ट ज्यादा लेकिन इफेक्टिव अच्छा रहता है, इसलिए मोस्टली यूजेबल कौन है, बाइलेटरल। और दोनों में बाइलेटरल में भी कौन सा, बाई टेम्पोरल, याद रहेगा। एक होता है यूनिलेटरल, कौन सा बेटा, ये रहा बाई टेम्पोरल, एक इधर और एक इधर, और ये देखो माउथ गेग लगा रखा है, क्या लगा रखा है, माउथ, ताकि टंग बाइट ना हो। आरिबास में यूनिलेटरल ईसीडी, आरिबास बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा, ये रहा यूनिलेटरल का केस, ये देखो ऑक्सीजन मास्क भी है, ये माउथ गेग है, और ये देखिए आप दे रहे बेटा, क्लियर बच्चों। दूसरा देखिएगा, एक अपन दे सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, यूनिलेटरल। यूनिलेटरल में क्या करेंगे, एक अपन बाइलेटरल में अपन बाई फ्रंटल भी देते हैं, ये जो आउटर कैंथस है उससे 5 सेंटीमीटर एक यहां पर एक यहां इलेक्ट्रोड देके अपन इस तरह से करंट के झटके लगा सकते हैं, दिस इज बाई फ्रंटल। कौन सा, बाई फ्रंटल। आर यू गेटिंग मी बच्चों। एंड देखिएगा ये यूनिलेटरल हो गई, कहां, टेम्पोरल पे लगा दिया या फ्रंटल पे कहीं भी लगा सकते हैं अपन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल तरह की ईसीटी होती है। अब अपन ईसीटी दी अपन ने, आप क्या दे रहे हो, ईसीटी। तो ईसीटी के दौरान सीजर की एक्टिविटी को मेजर करना, आपको रिकॉर्ड करोगे ना, सीजर को रिकॉर्ड करोगे कि कैसे सीजर आ रहे हैं। तो 2 टेक्निक आपके यहां पे यूज करते हैं बेटा, क्लियर है। एक तो डायरेक्ट मशीन में इनबिल्ट क्या आती है, ईईजी। आरिबास में बेस्ट क्या रहता है, ईईजी के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को रिकॉर्ड करना। पर मोस्टली जो सुटेबल है, मोस्टली जो यूज करते हैं अपन, वो कौन सा बेटा, बीपी कप प्रेशर मेथड। कौन सा मेथड, बीपी कप प्रेशर मेथड से अपन सीजर को मॉनिटर करते हैं बेटा। बीपी कप अप्लाई कर देते हैं और उससे ग्राफिकल रिप्रेजेंटर लेते हैं, क्योंकि अपन ईसीटी के दौरान क्या प्रोड्यूस करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सीजर। तो सीजर को इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड करेंगे। बेस्ट रिकॉर्ड किस मेथड से, ईजी से। और मोस्टली यूजेबल मेथड कौन सा, बीपी कप मेथड। ये दोनों ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल जो करंट देते हैं अपन इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में, टाइपिकली रेंज फ्रॉम 200 से 800 मिली एम्पियर। देखो नया मॉडिफाइड में 200 से 8 से, वैसे 216 तक दे सके। मोस्ट अगर ब्रीफ पल्स ईसीटी दे रहे हो, अब ईसीटी भी 3 तरह की होती है, ब्रीफ पल्स ईसीटी, अल्ट्रा ब्रीफ पल्स ईसीटी और साइन वेव ईसीटी। अरे इनमें फ्रीक्वेंसी का, आपका समय का और ड्यूरेशन का अंतर रहता है। ब्रीफ पल्स ईसीटी में 200 से 400 मिली एम्पियर देते हैं, अल्ट्रा ब्रीफ ईसीटी में 100 से 200 मिली एम्पियर, और साइन वेव ईसीटी के अंदर 400 से 600 मिली एम्पियर का करंट देते हैं। ये आपका नया मॉडिफाइड है, ध्यान रखना। कोई डाउट है बच्चों, यस। अब आप क्वेश्चन का बताइए। अब बात करते हैं बेटा कॉम्प्लिकेशन क्या है। पहले तो बात करते हैं इंडिकेशन क्या है ईसीटी के, कहां कहां ईसीटी का इंडिकेशन है, बताओ, दिमाग से कमेंट कर दो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है, दिमाग से कमेंट करो। आप अगर ईसीटी दे रहे हो तो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है, यस, बताइए। डिप्रेशन से भी पहले बताओ। अबे कमबख्त, तो फर्स्ट अगर प्रायोरिटी हो तो सुसाइडल थॉट वाला। अरे कौन सा वाला, दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। फर्स्ट यही है, राजा यही है, क्योंकि ये कभी भी मर सकता है। और सुसाइड करने वाला आदमी, ध्यान रखना, जिसकी सुसाइड या डिप्रेशन का मरीज है और उसकी साइकोमेट्रिक एक्टिविटी बढ़ गई है, वो हंस खिल रहा है, तो समझना जल्दी झूलने वाला है, ज्यादा दान दे। यानी उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है मरने से पहले, सुसाइड करने से पहले, यस। दूसरा, सीवियर अनरेस्पॉन्सिव डिप्रेशन या ट्रीटमेंट अनरेस्पॉन्सिव, सीवर ट्रीटमेंट अनरेस्पॉन्सिव डिप्रेशन, यानी वो डिप्रेशन जो गोलियां दवाएं देने के बाद, मोनो ऑक्सीडेज या एंटी ट्राइसाइक्लिन देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, उन लोगों में ईसीटी अच्छा काम करती है। और डिप्रेशन में सुन लेना कितना देते हैं अपन बेटा, 6 से 8 अपन एपिसोड लगाते हैं, 6 से 8 एपिसोड देते हैं किसके, ईसीटी के, ठीक हो जाता है। हमारी बात में तो बेस्ट, फर्स्ट बेस्ट सुसाइड एंड सेकंड बेस्ट किन मरीजों में प्रायोरिटी देनी है, सीवियर ट्रीटमेंट अनरेस्पॉन्सिव डिप्रेशन के मरीज, नॉर्मल डिप्रेशन का मरीज नहीं। आ रही बात समझ बेटा,
और इंडिया में मोस्ट कॉमन सुसाइड अटेम्प्ट कौन करता है? फीमेल, लेकिन कमिट कौन करता है? मेल। सुसाइड का मोस्ट कॉमन टेक्निक इंडिया में दैट इज हैंगिंग, एंड सेकंड वन इज, फर्स्ट इज हैंगिंग एंड सेकंड इज पॉइजनिंग। झूला झूल के आदमी हैंगिंग से। को डाउट है? सीवर अनरोस्पिरिन डिप्रेशन ट्रीटमेंट 6 से 8 ईसीडी के ऑप्शन लगे। नेक्स्ट तीसरा साइजोफेक्टिव डिसऑर्डर साइजोफ्रेनिया में। अरे किसमें? साइजोफ्रेनिया में। साइजोफ्रेनिया में ईसीडी के कितनी बार झटके देने पड़ेंगे आपको? नॉर्मली 6 से 25 बार, यहाँ पे 20 से 25 साइकिल देने पड़ेंगे आपको, तब जाके ठीक होगा। क्लियर है? साइजोफ्रेनिया में अपन इसका यूज कर सकते हैं बेटा। और बताओ मेनिया में। अरे किसमें? मेनिया में। को डाउट है बच्चों? साइजोफ्रेनिया में कौन से साइजोफ्रेनिया में इफेक्टिव नहीं है? तो हेबेफ्रेनिक साइजोफ्रेनिया में। अरे कौन से में? हेबेफ्रेनिक साइजोफ्रेनिया, जिसमें सबसे डेंजर साइजोफ्रेनिया, मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ईसीडी दोगे तो और मरने की रिस्क बढ़ेगी। आरिबास में हेबेफ्रेनिक साइजोफ्रेनिया, आरिबास में मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ साइजोफ्रेनिया। आरिबास में साइजोफ्रेनिया का सबसे डेंजर टाइप कौन सा है? हेबेफ्रेनिक साइजोफ्रेनिया। तो उसके अंदर आपका ईसीटी इफेक्टिव नहीं है, बाकी दूसरे साइजोफ्रेनिया में सब में इफेक्टिव है। मेनिया में। और बताओ किसमें यूज कर सकते हैं इसको? केटाटोनिया में। अरे किसके अंदर? केटाटोनिया में। केटाटोनिया जिसके अंदर क्या क्या होता है? केटाप्लेक्सी, वेक्सीप्लेक्सिटी, एब्नॉर्मल प्लेक्सन की आप याद ना, उसके अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। किसका? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का। नेक्स्ट अगर अपन यहां बात करें ईसीटी के बारे में, तो ध्यान रखना एंजाइटी में, फोबिया में, ओसीडी में, इन छोटे मोटे डिसऑर्डर में ईसीटी इफेक्टिव नहीं है। एंजाइटी में इनमें नहीं। मेनली किसमें यूज होती है? सुसाइड थॉट वालों में प्रायोरिटी है। सुसाइड वाले मरीजों में, सीवियर ट्रीटमेंट अनरेस्पॉन्सिव डिफरेंस वाले मरीज में 6 से 8 एपिसोड को। साइजोफ्रेनिया के मरीजों में सबसे लंबी लगती है 20 से 25 साइकिल लगते हैं, मैक्सिमम 25 साइकिल दे सकते हैं लाइफ लॉन्ग। ये लाइफ लॉन्ग की बात कर रहा हूं। वैसे अपन कितना देते हैं ईसीटी का? ईसीटी देते हैं 2 से 3 साइकिल पर वीक आरिवास में, और पूरी लाइफ में कितने दे सकते हैं? 6 से 25 साइकिल दे सकते हैं। तो साइजोफ्रेनिया में 6 से 25 साइकिल देते हैं, सॉरी 20 से 25 साइकिल दे सकते हैं आरिवास में। जबकि नॉर्मल डिप्रेशन में 6 से 8 एपिसोड देने से 6 से 8 बार करंट के चल के देगा तो ठीक हो जाएगा। मेनिया और केटाटोनिया के मरीजों में दे सकते हैं बेटा, लेकिन एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया इन मरीजों में इफेक्टिव नहीं है। याद रहेगा? तो प्रायोरिटी सुसाइड होगा, सेकंड वन इज सीवियर डिप्रेशन के केस। याद रहेगा? कुछ नया सीखने का मिला हो तो तुरंत एक बार सभी थंब इंप्रेशन दबा दे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शिवराज सर की मेहनत को बेटा एक बार सराह दे बेटा, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे दिमाग से। यस, को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट आइए बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। वेरी 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 इंपोर्टेंट। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, दिमाग से कमेंट कर दो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ईसीटी के 2 होता है बेटा, एक तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी बिल्कुल नहीं देना है, कुछ भी हो जाए नहीं देना, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। जिनको आईसीपी बढ़ा उनको नहीं देना, क्योंकि ईसीटी खुद आईसीपी को बढ़ाती है। दूसरा, किसी को ब्रेन ट्यूमर है या ब्रेन हेमरेज है, ये भी ब्रेन ट्यूमर में भी आईसीपी बढ़ेगा, या किसी को ब्रेन हेमरेज है, उन कंडीशन में आपको कभी भी ईसीटी नहीं देनी है। इंक्रीज आईसीपी में तो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटर, प्रायोरिटी। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर बात कर ले अपन यहाँ पे, तो दैट इज रिसेंट कोई एमआई का पेशेंट है, हाल ही में किसी को एमआई आया है। एमआई का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कार्डियक डिसरिथमिया, और ईसीटी भी क्या करती है? कार्डियक डिसरिथमिया, इसलिए एमआई के मरीजों में नहीं देना। इसके अलावा कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको नहीं देना है। आरी बात में बच्चों, इसके अलावा किसी को फ्रैक्चर है तो उस मरीज में नहीं देना है। किसी को बेटा वेरी इंपोर्टेंट मेटल इंप्लांट लगे हुए, इंप्लांट वाले केस में नहीं देना है। किसी को टीबी है तो नहीं देना है। किसी को क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है तो नहीं देना है। सीओपीडी है तो नहीं देना। क्रोनिक डिजीज के अंदर नहीं देना है। टीबी वगैरह में, मेटालिक इंप्लांट के केस में, फ्रैक्चर वाले मरीज को, प्रेग्नेंट लेडी को, और हाल ही में जिनको एमआई आया है उनको आपको क्या नहीं देनी है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी नहीं देनी है। गुड इवनिंग बेटा। बट एग्जैक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज एब्सोल्यूट इज इंक्रीज आईसीपी, और आपका बेटा एब्सोल्यूट, और ये कौन सा? रिलेटिव। वापिस चाहता हूं, अच्छा मैंने रिलेटिव बोला था। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? आपको क्या है? देखो एब्सोल्यूट यार बिल्कुल साफ मना है कि देना ही नहीं थी ईसीटी आईसीपी बढ़ने में। दूसरा ऑप्शन है ब्रेन ट्यूमर, और अगला ब्रेन हेमरेज। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, यस बच्चों, को डाउट है? रिलेटिव कॉन्ट्राडिक्शन है किसके अंदर? रिसेंट एमआई के केस में, प्रेग्नेंट लेडी में, फ्रैक्चर के मरीज में, मेटल इंप्लांट वाले केस में, टीबी या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज वाले मरीजों में बिल्कुल नहीं देना बेटा। या जिनको ऑस्टियोपोरोसिस उनको नहीं देना। बताओ, ईसीटी नहीं देना उन मरीजों को। क्या नहीं देना? ईसीटी नहीं देना। ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, थोड़ा उसको सही कर लेना बेटा। रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यहां तक को डाउट हो
तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अरे कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट है बच्चों? इसके अलावा किसी को ग्लूकोमा है तो ये आईओपी को बढ़ाता है, ग्लूकोमा वाले मरीजों को भी नहीं देना है क्या? ईसीटी। एक दो कार्डियक सिचुएशन में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, टीबी भी हो गया, क्रोनिक डिजीज हो गया, फ्रैक्चर के मरीज, प्रेग्नेंट में, इनमें रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यस, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आज साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन क्या ईसीटी के बताओ? सीधी बात, नो बकवास। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन? बताइए। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज इंक्रीज आईसीपी। आईसीपी बेटा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है ना, इसलिए स्ट्रिक्टली क्या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। चले बेटा, आईसीपी बढ़ना। दूसरा बताओ, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सॉरी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट? फ्रैक्चर। अरे कौन सा बच्चों? फ्रैक्चर। समझ रहे? आरी बात में। और मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कौन सा? मैंडिबल का फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर? मैंडिबल बोन का फ्रैक्चर। दूसरा मोस्ट कॉमन कौन सा? वर्टिब्रा फ्रैक्चर, वर्टिब्रा या स्पाइन फ्रैक्चर। क्लियर बच्चों? इसलिए आपको ईसीटी करते समय पिलो बिलो बैक, कमर के नीचे क्या लगाए? पिलो। इसके अलावा और क्या? स्केपुला का फ्रैक्चर हो सकता है, शोल्डर फ्रैक्चर। याद रहेगा? अरे बोलो भाई, यहां तक को डाउट हो तो बच्चों आगे बढ़े। समझ मेरी बात? चले आगे बेटा, आईसीपी पढ़ना। अब मेरा क्वेश्चन है, अब आओ आप टॉपिक पे वापस। देखिएगा, फ्रैक्चर तो मोस्टली मैंडिबल का, आईसीपी पढ़ना। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो सीरियस है, ये सीरियस लिख रहा हूं बेटा। अगर सीरियस आ जाए तो आईसीपी पढ़ना और फ्रैक्चर होना। नॉर्मल मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है ये बताओ तुम। नॉर्मल देखो, अब क्वेश्चन को आपको घुमा के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मोस्ट कॉमन सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या, तो आईसीपी पढ़ना। और वैसे मोस्टली और कौन कौन से होता है, ये भी सीरियस ही है, कौन सा? फ्रैक्चर। और मेडिकल फ्रैक्चर ज्यादा होते हैं, वर्टिब्रा के, स्पाइन के फ्रैक्चर होते हैं, स्केपुला के, शोल्डर के फ्रैक्चर होते हैं। तो आप इसमें मत जाओ, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसको हटा दो। आप ये कहो कि मोस्ट कॉमन जो सीवियर है वो फ्रैक्चर हो गया, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है जो सीवियर नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब बेटा, मोस्ट कॉमन। आपको मोस्ट कॉमन पूछे तो वैसा सीरियस में तो कौन है? आईसीपी बढ़ना और फ्रैक्चर होना। फ्रैक्चर होना कॉमन है, आईसीपी उतना नहीं बढ़ता है अरे बस में। लेकिन मोस्ट कॉमन जो नुकसानदायक नहीं है, दैट इज रेट्रोग्रेड एमनीशिया। अरे कौन सा एमनीशिया बेटा? रेट्रोग्रेड एमनीशिया। और ये जो एमनीशिया होता है वो टेम्पररी होता है, 3 से 6 महीने में ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। रेट्रोग्रेड एमनीशिया जो, और रिवर्सिबल है ये एमनीशिया। पुरानी जो आपको, वेरी इंपोर्टेंट, पुरानी यादें थोड़ी देर के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए क्या होगी? लॉस होगी बेटा। और कौन सा एमनीशिया देखने को मिलता है? रेट्रोग्रेड। जबकि सीजर में मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? एंटीरोग्रेड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले प्यारो कि सीजर वाले मरीजों में मोस्ट कॉमन एमनीशिया कौन सा होता है, तो एंटीरोग्रेड। अरे कौन सा बेटा? एंट्रोग्रेड। हालांकि रेट्रोग्रेड भी होता है, लेकिन यहां पे ज्यादा कौन सा होता है? रेट्रोग्रेड एमनीशिया। हालांकि ध्यान रखना, एंट्रोग्रेड भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, एंट्रोग्रेड एमनीशिया भी होगा, लेकिन ज्यादा कौन होगा? रेट्रोग्रेड। तो आपसे एक ही वर्ड में पूछे, पूरा रिवाइज कर लो कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, दैट इज कॉमन इज रेट्रोग्रेड एंड मोस्ट सीरियस इज मैंडिबल फ्रैक्चर एंड आईसीपी का बढ़ना। ये सभी कॉम्प्लिकेशन है किसके? इसके अलावा कंफ्यूजन होगा मरीज को, कंफ्यूजन होना, ये सभी कॉम्प्लिकेशन है किसके? ईसीटी के। सो मोस्ट कॉमन इज रेट्रोग्रेड एमनीशिया। और जबकि सीजर में कौन सा होता है? एंट्रोग्रेड एमनीशिया होता है। कोई डाउट है बच्चों? ये सारी कहानी हो गई किसके बारे में? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। अब आ जाओ आप बेटा, कम बैक टू टॉपिक। विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द ईसीटी? ईसीटी के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है बच्चों? प्रेगनेंसी, रिसेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर या फ्रैक्चर। देखो ये कौन सा है? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, और ये भी रिलेटिव है। कंफर्म या एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सा? बिल्कुल नहीं देना, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, दैट इज इंक्रीज आईसीपी। सो सी इज द राइट आंसर। अब अगर आपको थ्योरी आती तो दमाग आप जवाब दे सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडिकेशन कॉमनली यूज्ड इन इंड्यूस एनेस्थीसिया ड्यूरिंग ईसीटी? अब बताओ भाई, अब बताओ तुम। वैसे तो क्या दे रहे थे अपन? मेथोएक्सिटाल और कौन सी? सोडियम थायोपेंटाल, जो कि सोडियम चैनल ब्लॉकर है, जनरल एनेस्थेटिक है।
मैं ये कह रहा हूं कि अब यहां दोनों ऑप्शन ही नहीं है। बताओ ईसीटी में सेडेशन प्रोड्यूस करने के लिए फर्स्ट ड्रग ऑफ कौन है? मेथोहेक्सिटाल। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सोडियम थायोपेंटाल या थायोपेंटाल सोडियम, जो कि एक आपका बेटा जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है, एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो क्या दोगे? मिडास, केटामाइन, इटोमिडेट या प्रोपोपोल? यस, अब बताओ। पढ़ा रहे तुमने तो पूरी ईसीटी। अरे बेटा शिवराज सर की क्लास से आंसर कुछ गलत ही निकलता है, इसका उल्टा ही निकलता है। यस, जिनका प्रोपोपोल सही है वो राजा है। सो राइट आंसर गोज टू प्रोपोपोल सर्टिफिकेट के रूप में यूज करेंगे। ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने दिया उनका धन्यवाद, नहीं दिया उनका डबल धन्यवाद। आरिवास में चलेगा बच्चों, ए इज द राइट आंसर। अगर मेडिसिन नहीं है आपकी, अगर ऑप्शन में फर्स्ट इज मेथोहेक्सिटाल एंड सेकंड सोडियम थायोसल्फेटाल, अगर ये नहीं है तो फिर क्या दोगे? प्रोपोपोल दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका मिल्क जैसा दूध जैसा आता है इंजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी? ईसीटी के कॉमन सामान्य साइड इफेक्ट बता दे धमाक से। मेमोरी लॉस, हेडेक, मसल सोरनेस या ऑल ऑफ अबव? तो मेमोरी लॉस होगा, हेडेक भी होगा, मसल सोरनेस, ऑल ऑफ अबव। और मेमोरी लॉस कौन सी होगा? रेट्रोग्रेड। कॉमन पूछा इसलिए। समझ मेरी बात? तो डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द टाइपिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ ईसीटी सेशन? टाइपिकल 2 से 3 टाइम इन ए वीक, और पूरे लाइफ लॉन्ग में 6 से 25 या 24। डिप्रेशन में 6 से 8 साइकिल देंगे, और साइटोप्रेनिया में सबसे लगती है 20 से 25। आरिवाज में गिवन ड्रग इज यूज्ड इन द ईसीटी। क्या यूज है बच्चों इसका? थायोपेंटोल इंजेक्शन का। बताओ, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। अब बताओ जवाब आप। क्वेश्चन यूनिक मिलेंगे, गद 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 कर देने वाले क्वेश्चन आपके। चलिएगा, दिस इज द अबे सोडियम थायोपेंटोल सेडेटिव है ना? कोई डाउट है? बताओ क्या पर्पज है इसका? बताइए। क्या ये सेडेटिव है? और सेडेटिव क्या करेगी? इनक्रीज हार्ट रेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये तो गलत है। मसल को रिलैक्स करने के लिए, प्रिवेंट एस्पिरेशन या इंक्रीज इफेक्ट ऑफ ईसीटी। ईसीटी का इफेक्ट तो होगा नहीं, मसल रिलैक्सेशन। अब कई बार ऑप्शन मेच नहीं खाता ना, तो तुम ये रूस मत जाना कि नहीं साहब हम आंसर नहीं देंगे, ये सेडेटिव है। आरिवासो मेथोहेक्सिटाल फर्स्ट और सेकंड ये है, और फिर प्रोपोपोल है, याद रहेगा। अब है ही नहीं ऑप्शन, तो थायोपेंटोल क्या इसका काम करेगी? मसल रिलैक्सेंट का। वैसे कौन करती है मसल रिलैक्सेंट का? सक्सेनिल कोलिन। सक्सेनिल कोलिन, याद रहेगा प्यारे बच्चों। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल करंट यूज्ड इन द अल्ट्रा ब्रीफ पल्स ईसीटी? मैंने बताया था अल्ट्रा ब्रीफ में, अल्ट्रा ब्रीफ में वेरी इंपोर्टेंट पढ़ा था अपने 100 से 200, और सिम वाले में कितना? 400 से 600 था। क्लियर बच्चों? 3 तरह की थी अपन ईसीटी। व्हाट इज द टाइपिकल इलेक्ट्रिकल करंट यूज्ड इन द ईसीटी? टाइपिकल पूछा, क्वेश्चन पे जाना। टाइपिकल का मतलब एवरेज, ज्यादातर मरीजों में, क्योंकि हर मरीज को अपन 200 से 1600 तो नहीं दे सकते ना। बताइए, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800 या 800 से 1000। तो मोस्ट ऑफ जो मरीजों को दिया जाता है वो कम करंट दिया जाता है बेटा, लो वाला। कितना? 200 से 400 मिली करंट। वो तो इंटेंसिटी मैक्सिमम 1600 क्या है? मैक्सिमम है वो मिली एम्पेयर में। कोई डाउट है बच्चों? तो ए इज द आंसर। अरे कुछ अलग मिला के नहीं मिला। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एट्रोपिन इन ईसीटी? तुम क्या हल्के में ले रहे हो? शिवराज सर को साइकेट्री पढ़ाना नहीं आता? अबे कमबख्तो, ये तो मेरे पास टाइम नहीं है बेटा। साइकेट्री में धुआं निकालो तो तुम्हारा 1 मिनट लगे धुआं निकालने में, हल्के में नहीं लेगा कुछ भी करने का। चलेगा आगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एट्रोपिन इन ईसीटी? टू रिड्यूस सलाइवा सीक्रेशन। सो ए इज द राइट आंसर बच्चों। विच मसल रिलैक्सेंट इज कॉमनली यूज्ड इन ईसीटी? मसल रिलैक्सेंट कौन सी? सक्सेनिल कोलिन। हाँ कि ये तीनों भी मसल रिलैक्सेंट है, रोक्रोनियम, वेनक्रोनियम और पेनक्रियन। ये इंट्यूबेशन के दौरान यूज लेते हैं बेटा। किसके दौरान? लेकिन कॉमनली कौन सा? सक्सेनिल कोलिन। Which is following is an indication for ECT? Mild depression, treatment resistant depression, anxiety disorder या personality disorder? प्रायोरिटी किसको देंगे? एंजाइटी में करते ही नहीं अपन, इनमें तो काम ही नहीं आता ये दोनों, माइल्ड और ट्रीटमेंट। तो माइल्ड में क्यों करेंगे? माइल्ड में तो मेडिसिन से काम हो जाएगा, तो अपन क्या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन में यूज करते हैं। ऐसा ऑप्शन आ जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रायोरिटी देना किसको? ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन कोग्निटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी? कोग्निटिव पूछा है। यस यस यस, कम ऑन।
Which of following is the common cognitive complication of ECT? Retrograde amnesia, anterograde amnesia, convolution या cardiac dysrhythmia? बताइए। तो सीधी सी बात है बेटा, अबे मेमोरी किसके अंदर आती है? कॉग्निशन में। अरे मेमोरी किस में आती है? कॉग्निशन में। और कॉग्निशन क्या है? रेट्रोग्रेड एमनेशिया। कोई डाउट है? अगर आपसे पूछता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, सेम क्वेश्चन है, विच ऑफ कॉमन इज द कार्डियक कॉम्प्लिकेशन, दैट इज कार्डियक डिसरिथमिया। एमआई होता ना, और एमआई का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? कार्डियक डिसरिथमिया। मोस्ट कॉमन कौन सा? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। विद इन 1 आवर्स के अंदर डेथ के लिए सबसे जिम्मेदार है एमआई के लिए वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। छोटी छोटी बातें और बड़े बड़े सलेक्शन, दुआ निकाल दो आराम से पढ़ के, हल्के में ना ले बेटा, सब कुछ करे पर राइट आंसर गोज टू ए। पर अगर कार्डियक आ जाता तो क्या आंसर जाता? डी। को डाउट है? नेक्स्ट अपन आज का लास्ट टॉपिक दैट इज लिथियम। लिथियम जो आपकी पीरियोडिक टेबल में आउटसाइड नंबर 3 है, जिसको डिनोट करते हैं लिथियम से, एंड ओनली आयोनिक ड्रग। ये एक मिनरल है जो किसकी तरह यूज होता है? धातु है जो किसमें? ड्रग की तरह यूज होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ये लिथियम तीसरे नंबर पर वही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? तो ये कौन से नंबर की है? तीसरे नंबर की धातु है आवर्त सारणी में। क्लियर बच्चों? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम? दिमाग से जवाब दो बच्चों, अब जवाब दो तुम। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द लिथियम? यस यस बेटा, लिथियम बैटरी में यूज होता है, बिल्कुल होता है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिथियम? इनहिबिशन ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर, एनहांसमेंट ऑफ सेरोटोनिन रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज, या स्टिमुलेशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज? बताइए, है कोई माइकल लाल जो इसका जवाब दे दे? लिथियम तो पढ़ ली तुमने 20 बार है। बी वाले सभी गलत है, और बताओ, ए वाले भी गलत है, डी वाले भी गलत है। राइट आंसर जाएगा बेटा सी, इनिशिएशन ऑफ आइनोसिटोल मोनोफॉस्फेटेज। ये होता है, उसको इनहिबिट करती है अरे बस में लिथियम। सो राइट आंसर गोज टू सी। अरे कौन है? सी इज द राइट आंसर बच्चों। कोई डाउट है बच्चों? अब बात करते हैं अपन सीधी बात, नो बकवास, अटैक करते हैं किस पे? लिथियम पे। ये रही आपकी लिथियम की गोली, लिथियम कार्बोनेट नाम से आती है 300 mg की आरिबास में। तो अब अपन चर्चा करते हैं किस पे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लिथियम पे। लिथियम जो किस कैटेगरी के ड्रग है बेटा? मूड स्टेबिलाईजर है। अरे कौन सी है? मूड स्टेबिलाईजर है। मेडिसिन जो आती है ये लिथियम कार्बोनेट नाम से आती है। अरे किस नाम से? और मेनिया के मरीज में 900 से 1500 mg अपन यहां पे देते हैं बेटा एक टाइम पे। बीडीटीडीएस डोज चलती है, बहुत हैवी डोज चलती है इसकी। लिथियम आरी बात, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्लियर हो ही गया था। नेक्स्ट देखिएगा, लिथियम जो है ये बेटा ड्रग यूज होती है कहां पे? बाइपोलर डिसऑर्डर में। अरे कौन से डिसऑर्डर्स में? बाइपोलर डिसऑर्डर में। और मेनली ये मैनिक डिप्रेसिव जो साइकोसिस होता है ना, एमडीपी, स्पेशली मेनिया में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन? डिप्रोजन। अगर किसी मरीज को एक्यूट मेनिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? और क्रोनिक मेनिया तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो मोस्टली ये क्रोनिक मेनिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज लिथियम। एक्यूट मेनिया में वैसे ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम रहती है, लेकिन कई बार हेलोपेरिडोल है तो वो भी जाएगी। हेलोपेरिडोल भी अच्छा काम करती है और रिस्पेरिडोल भी अच्छा काम करती है, याद रहेगा आरिबास में। क्लियर है? एक्यूट मेनिया में ड्रग ऑफ, क्रोनिक में दोनों में लिथियम को मानते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं तो हेलोपेरिडोल जाएगा या रिस्पेरिडोल जाएगा, याद रहेगा। यस बच्चों, आरिबास में लिथियम। और बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर एमडीपी, स्पेशली मेनिया में, क्योंकि मेनिया के साथ डिप्रेशन जरूर होता है। इसके अलावा जिन लोगों को साइजोफ्रेनिया होता है उनमें भी काफी हद तक ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है कौन सी? लिथियम। इसके अलावा जिन लोगों को वेरी इंपोर्टेंट डिप्रेशन होता है, उन डिप्रेशन में के मरीजों में भी बिहेवियरल सिम्टम को इंप्रूव करने के लिए अपन यूज लेते हैं किसका? लिथियम का। पर मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर में आपका मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, स्पेशली मेनिया में यूज लेती है। आर यू गेटिंग मी बच्चों? लिथियम आपका देना 900 से 1500 mg। लिथियम अगर आप देख रहे हो तो लिथियम का बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लिथियम अगर दे रहे हो तो लिथियम के साथ हमेशा सीरम सोडियम लेवल चेक करें बेटा। क्या चेक करें? सीरम सोडियम लेवल चेक करें लिथियम के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे क्या चेक लेवल है? सीरम सोडियम लेवल चेक करें। बिकॉज लिथियम को बॉडी से एक्सक्रेट करने के लिए क्या जरूरी है? सोडियम। अगर आपके मरीज में नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल कितना है? 135 से 145, एक वर्ड बन तो 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो ये लेवल होना चाहिए। अगर आपके मरीज को हाइपोनेट्रीमिया है,
अरे सोडियम की क्या हो रही है कमी, तो लिथियम बॉडी से एक्सक्रेट नहीं होगी, लिथियम की क्या हो जाएगी प्यारो, टॉक्सिसिटी होगी। और अगर आपके मरीज को क्या है, हाइपरनेट्रीमिया है, तो लिथियम का इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज। इसलिए जब भी आप लिथियम दे, किसका लेवल चेक करें आप, सीरम सोडियम लेवल चेक करें, नॉर्मल 140 होना चाहिए। हाइपोनेट्रियमा में लिथियम बॉडी से एक्सक्रेट नहीं होगी, सुबह शाम खाने से टॉक्सिसिटी होगी, क्या होगा, लिथियम की टॉक्सिसिटी। और हाइपोनेट्रियमा के केस में लिथियम का क्या होगा, अफेक्ट कम होगा, लिथियम का इफेक्ट डिक्रीज होगा बेटा। इसीलिए आपको सोडियम को बैलेंस करके चलना, किस केस में, लिथियम, याद रहेगा। चले आगे बच्चों, तो लिथियम के साथ सोडियम का लेवल अपन चेक करेंगे बच्चों, क्लियर बच्चों। लिथियम जो देंगे अपन, तो सीरम इसका थेराप्यूटिक लेवल कितना होना चाहिए लिथियम का, लिथियम धमाक से कमेंट कर दो आप, लिथियम का सीरम थेराप्यूटिक लेवल होना चाहिए कितना, 0.6 से लेके 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर, या मैं कह सकता हूं 0.6 से लेके 1.2 मिली मोल पर लीटर। अगर ये भी लिखा गया तो ये भी एकदम सही है, कोई माई का लाल या कोई माई की लाली चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि 1 मिलीकुलेंट 1 मिली मोल के बराबर होता है। कोई डाउट है, अरे बोलो भाई, यस। तो यहां पे नॉर्मल सीरम लेवल 0.6 से लेके 1.2 मिलीकुलेंट पर लीटर है। सेम बताओ डिजोक्सिन के साथ किसका लेवल देखते हैं, तो पोटेशियम का, बिकॉज हाइपोकेलेमिया से क्या होगा, डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी, और हाइपरकेलेमिया में क्या होगा, ड्रग का इफेक्ट। पर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के बाद हाइपरकेलेमिया होता है, इस बात को ध्यान रखना, ये आगे समझाऊंगा मैं आपको। डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए होने के बाद क्या होता है, हाइपरकेलेमिया। और डिजोक्सिन के साथ पोटेशियम का, हाइपोकेलेमिया में डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी और हाइपरकेलेमिया में ड्रग का इफेक्ट कम होगा, यस। चले बच्चों नेक्स्ट, और डिजोक्सिन आपका, डिजोक्सिन के साथ पोटेशियम और लिथियम के साथ सोडियम को देखें। ब्लड थेरेप्यूटिक लेवल आरिबास में बताइए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सीरम थेरेप्यूटिक लेवल चेक करें आप, ब्लड से सैंपल भेजते हो येलो वाइल में, प्लेन वाइल में, तो ब्लड जो लेवल देखेंगे आप आफ्टर 12 आवर्स ऑफ ड्रग इनटेक, कम से कम 12 से 24 घंटे बाद में लेना, पर कम से कम 12 घंटे बाद में ब्लड का सैंपल लेना। ये क्वेश्चन आ चुका है कि किसी मरीज को लिथियम दिया है और उसमें उसका लिथियम का ब्लड सीरम थेरेप्यूटिक लेवल चेक कराना चाहते हैं अपन, तो लिथियम देने के कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद में, हैंड टू हैंड चेक नहीं कराना। 12 से 24 आवर सही आंसर है, पर एक ही वर्ड में पूछे तो 12 आवर्स के अंदर बेटा, क्लियर है बच्चों। और इसको मंथली बेसिस पे होना चाहिए, कम से कम आपका सीरम लोड, आपका लिथियम लेवल हर मंथली आपको चेक करना बच्चों। अरे क्या चेक करना प्यारो, मंथली लेवल पे चेक करना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। साइड इफेक्ट देखिएगा, लिथियम के साइड इफेक्ट धमाक से कमेंट की दीजिएगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम, जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो लिथियम का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है बेटा जीआईटी डिस्टर्बेंस, और जीआईटी डिस्टर्बेंस में होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। तो आपको अगर मरीज लिथियम ले रहा है और लिथियम लेने से मरीज को नोजिया और वोमिटिंग दे, तो अपन नोजिया वोमिटिंग को हल्के में लेते हैं, अपन सोचते हैं कि नॉर्मल है, यस। अरे क्या है, खाना खा के ले बेटा, अरे बास में अपन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। नोजिया और वोमिटिंग अर्ली साइन सिम्टम है, मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है किसके, किसके, लिथियम टॉक्सिसिटी के। इस केस में प्राइमरी नर्सिंग रोल क्या है, नोटिफाई द फिजिशियन एंड विदहोल्ड द ड्रग। अरे समझ रहे, अगर मरीज लिथियम ले रहा तो मोस्ट कॉमन एंड अर्ली साइन सिम्टम दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ जीआईटी डिस्टर्बेंस। सेम का सेम ही डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी का भी अर्ली सिम्टम क्या होता है, एनोरेक्सिया। अगर डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही तो अर्ली सिम्टम क्या होगा, एनोरेक्सिया, जीआई डिस्टर्ब। तो वहां पे भी आपको डिजोक्सिन को विदहोल्ड करना है, और लिथियम में क्या है, नोजिया वोमिटिंग, तो आपको विदहोल्ड करना बच्चों। इसके अलावा अन्य साइन सिम्टम में जो कॉमन है दैट इज पोलीयूरिया एंड डिहाइड्रेशन। अब आप कहोगे कि साहब कॉमेडी करते हो, पोलीयूरिया क्यों होगा, तो ध्यान रखना बेटा, आपका लिथियम जो है, सीधी बात, नो बकवास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडीएच, एडीएच हार्मोन को कम करता है। और एडीएच हार्मोन अगर कम होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एडीएच की कमी से क्या होगा, पोलीयूरिया, और पोलीयूरिया होगा तो मरीज को क्या होगा, डिहाइड्रेशन। इसके अलावा आपके मरीज को एडीएच कम हो रहा तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है साइड इफेक्ट के रूप में, किसका, लिथियम का। आरिबास में हाइपोथायरिज्म करता है लिथियम, हल्के में नहीं लेना, ये थायराइड कम कर सकता है हाइपोथायरिज्म, इसलिए हाइपोथायरिज्म वाले मरीजों को लिथियम नहीं देते बच्चों। कोई डाउट है बच्चों, हाइपोथायरिज्म करता है, डायबिटीज इंसिपिडस करता है, डिहाइड्रेशन, पोलीयूरिया, नोजिया वोमिटिंग करता है। अरे बोलो भाई,
मरीज में फरीक वीकनेस, कंफ्यूजन पैदा करेगा, मरीज को कोमा में तक ले जा सकता है, डिपेंड अपॉन द सिविरिटी। और बताइए क्या साइड इफेक्ट होते हैं बताओ? डायबिटीज इंसिपिडेंस कर सकता है, हाइपोथायरायडिज्म, यस, हाइपर पैराथायरायडिज्म कर सकता है बेटा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो डिजोक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। और हाइपर कैल्सीमिया से कार्डियक डिस्ट्रेस हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। तो डिजोक्सिन आपका लिथियम देंगे, सॉरी लिथियम देने के बाद हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है और हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, कंफ्यूजन कोमा हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, डायबिटीज इंसिपिडेंस, डिहाइड्रेशन और पॉलीयूरिया हो सकता है। लिथियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एडीएच। इसके अलावा प्रेगनेंसी में लिथियम क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। अरे प्रेगनेंसी में क्या है? लिथियम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। व्हाई? बिकॉज दिस इज लिथियम इज टेरेटोजेनिक ड्रग। अरे कैसी ड्रग है प्यारो? टेरेटोजेनिक ड्रग है। कौन? लिथियम। आरी बात में, और लिथियम टेट्रोजेनिक ड्रग है तो प्रेगनेंसी में कौन सी प्रॉब्लम करती है? अगर प्रेग्नेंट लेडी इसको ले ले लिथियम को तो क्या करेगी? एपस्टीन एनोमलीज करेगी। अरे क्या करेगी प्यारो? एपस्टीन एनोमलीज करेगी। और एपस्टीन एनोमलीज क्या है बच्चों? यहां पे वेरी इंपोर्टेंट, यहां पे क्या होगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अरे कौन सा? सिस्टोलिक मरमर साउंड देखने को मिलेगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो शिवराज सर का जवाब तुरंत पकड़ा देना। कौन सी मरमर देखने को मिलेगी? सिस्टोटिक मरमर। और गैलप रिदम देखने को मिलेगी। गैलप रिदम नहीं बोलेंगे, गैलप साउंड बोलेंगे इसको, गैलप साउंड। गैलप साउंड क्या होता है? एक्स्ट्रा हार्ड साउंड। S1 और S2 की तरह S3 और S4 सुनाई दे तो गैलप रिदम बोलते हैं, एबनॉर्मल साउंड है। और सिस्टोलिक मरमर देखने को मिलेगी एपस्टीन एनोमलीज में। प्रेगनेंसी में ये टेट्राजेनिक है। कौन? लिथियम। तो प्रेग्नेंट लेडी को लिथियम नहीं देना है। क्लियर बच्चों? एपस्टीन एनोमलीज होती क्या? अगर आपसे कोई डिटेल में पूछ ले तो जवाब दे देना 1 मिनट में। क्या? कि क्या होगा बेटा? जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। अरे कौन सा वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व का जो पोस्टीरियर लीफलेट है, अरे ये ट्राइकस्पिड वाल्व के 3 लीफलेट होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर लीफलेट है ये बेटा डिस्प्लेस हो जाएगा किसमें? डिस्प्लेस्ड इन राइट वेंट्रिकल। नीचे राइट वेंट्रिकल की तरफ धुकल जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये वाल्व। कौन सा? ट्राइकस्पिड वाल्व का पोस्टीरियर लीफलेट। 3 लीफलेट होता है ट्राइकस्पिड में। लीफलेट कितने होते हैं? 3। एकमात्र बाइकस्पिड वाल्व है जिसमें 2 लीफलेट होते हैं, बाकी अयोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और किसमें? ट्राइकस्पिड वाल्व। तीनों वाल्व में 3 लीफलेट्स होते हैं। एमएसएन का क्वेश्चन आता है तो तुरंत बताऊंगा मैं आपको। तो पोस्टीरियर लीफलेट डिस्प्लेस्ड इन राइट वेंट्रिकल, जिसकी वजह से क्या होगा? सिस्टोलिक मरमर होगा और एक्स्ट्रा हार्ड साउंड सुनाई देगी, जिसको गैलप सुरम बोलते हैं। S3 S4 विजिबल, अब सॉरी ऑडिबल सुनाई देगी, स्टेज से सुनाई देगी, जो कि सुनाई नहीं देती है। को डाउट है? ट्राइकस्पिड प्रॉब्लम होगी। ट्राइकस्पिड वाल्व में पोस्टीरियर लीफलेट क्या होगा? डिस्प्लेस्ड इन राइट वेंट्रिकल में, जिससे सिस्टोलिक मरमर और गैलप रिदम आएगी। इसलिए प्रेगनेंसी में एपस्टीन एनोमलीज करती है। इसीलिए प्रेगनेंसी में लिथियम क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। को डाउट है बच्चों? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, कम बैक टू टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लिथियम की टॉक्सिसिटी। और लिथियम की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो नो एंटीडोट, कोई एंटीडोट नहीं है। एक इलाज, सीधी बात, नो बकवास, दैट इज हीमोडायलाइसिस। अब आप बात करते हैं कि टॉक्सिसिटी होगी तो करोगे क्या? तो टॉक्सिसिटी 3 तरह की होती है। लिथियम टॉक्सिसिटी 3 तरह की होती है। लिथियम की टॉक्सिसिटी कितने तरह की होती है? 3 तरह की। पहली देख लो प्यारो, पहली देख लो दिमाग से, किस तरह की? पहली कौन सी? लिथियम की टॉक्सिसिटी पहली माइल्ड टॉक्सिसिटी। यहां पे सीरम लिथियम लेवल कितना होगा? ग्रेटर देन 1.2 से लेके 2 मिलीकुलेंट पर लीटर या मिलीमोल पर लीटर तक रहेगा। बताओ यहां क्या साइन सिम्टम आएंगे प्यारे बच्चों? आप बता दो, मुझे मजा आ जाएगा अगर आप बता दोगे तो। अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी हो रही है लिथियम की तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे बेटा? जिसमें आपका लिथियम का जो लेवल है वो कितना? 1.5 से ज्यादा और 2 से आसपास रहेगा। 1.5 से 2 मिलीकुलेंट पर लीटर। को डाउट है? एमजी नहीं है बेटा, मिलीकुलेंट है। यस बिल्कुल बेटा, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो रही है, हीमोडायलिसिस करेंगे, नो एंटीडोट, और क्या देंगे अपन? फ्लूइड और डायरेटिक्स देंगे। क्लियर बच्चों? इसके अलावा एक और कर सकते हैं बेटा, गैस्ट्रिक लावेज करता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक लावेज भी करते हैं अपन। अगर ओरली तो देते हैं टैबलेट, तो गैस्ट्रिक लावेज कर सकते हैं, कोई एंटीडोट नहीं है इसका। फ्लूइड और डायरेटिक्स देंगे लिथियम को बाहर निकालने के लिए, और हीमोडायलिसिस करेंगे। हीमोडायलिसिस बढ़िया ट्रीटमेंट है। यस बताओ क्या सिम्टम आएंगे अगर माइल्ड लिथियम टॉक्सिसिटी है? तो जल्दी कमेंट करो। यस
को डाउट है बच्चों? तो अर्ली साइन सिम्टम माइल्ड में नोजिया होंगे। अब कमबख्त तो मोस्ट कॉमन पढ़ा ना, तो अब अर्ली में तो नोजिया वोमिटिंग आएगा, मरीज को फटीक होगी, और आपके मरीज को क्या होगा प्यारो? पोलियूरिया हो सकता है, और मरीज को ट्रीमर्स आ सकते हैं। ट्रीमर्स ये माइल्ड में आते हैं। किसमें आगा? माइल्ड में। को डाउट है बच्चों? अटैक्सिया भी हो सकता है आरिबास में। को डाउट है? ट्रीमर्स आ सकते हैं और अटैक्सिया आ सकते हैं। हल्का हल्का माइल्ड टाइप का पोलियो हो सकता है अगर मॉडरेट टॉक्सिसिटी है। दूसरा मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी है तो कमेंट करो बच्चों, कैसी टॉक्सिसिटी है प्यारो? मॉडरेट लिथियम की टॉक्सिसिटी तो दिमाग से कमेंट करो। कितना लेवल होगा आपका बेटा? 2 से 2.5 मिलीग्राम पर लीटर तक यही रहता है। कुछ बुकों में आपका बेटा 2 से 3.5 तक बताया है। गीता दीक्षित शिवांगी नर्सिंग एकेडमी इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रांच है बेटा। हमारी जोधपुर में ऑफलाइन ब्रांच है, ऑनलाइन तो पूरी इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में ही है। जोधपुर में ऑफलाइन ब्रांच है, गांधीनगर गुजरात में ब्रांच है, हमारी आगरा में बेटा ऑफलाइन ब्रांच है, हमारी ग्वालियर में ब्रांच और चंडीगढ़ में ब्रांच है। यस यस बच्चों, अगर मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही, बिल्कुल हाइपोथायरॉयडिज्म और ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूसी को बढ़ाती है, एग्री विद यू बेटा। साइड इफेक्ट में ल्यूकोसाइटोसिस भी लिख लेना इसका। तो यहां पे बेटा 2 से 2.5 मॉडरेट लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही तो नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम के साइन सिम्टम आएगा। मरीज जाएगा कोमा में, नर्वसनेस होगी, मरीज को आएंगे सीजर के झटके, बिल्कुल होगा बेटा। यस यस, सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, सीवियर पोलियूरिया यहां पे भी होगा बेटा, थोड़ा पोलियूरिया यहां पे ज्यादा होगा बच्चों। क्लियर है? कोमा, नर्वसनेस, सीजर, पोलियूरिया ऐसे सिम्टम आएंगे। किस केस में? नर्वस सिस्टम से लिमिटेड है। किस केस में? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, किस केस में? क्लियर बच्चों? आरिबास में वैसे मॉडरेट में मोस्टली बेटा क्या होगा देखिएगा। मॉडरेट में इसको अपन वापस रिवाइज करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन। मॉडरेट में क्या आएगा मतलब नर्वस सिम्टम आएंगे, लाइक कंफ्यूजन होगा, पर कोमा में नहीं जाएगा, सीजर नहीं आएंगे। गलत जवाब है, आपने जो बताया वो गलत है बिल्कुल। सीवियर टॉक्सिसिटी में आता बेटा सीजर। एग्री विद यू मनीषा, थैंक यू। मैं कह रहा हूं कि 2 से 2.5 है, मॉडरेट है, तो मॉडरेट के केस में क्या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम आएंगे, लाइक कंफ्यूजन होगा। और बताइए, मरीज को टेकिकार्डिया होगा, टेकिकार्डिया, अरे क्या होगा कमबख्त तो टेकिकार्डिया, और वीक मसल टोन, ऐसे सिम्टम आएंगे। ज्यादा सीवियर सिम्टम नहीं आएंगे। मसल टोन क्या होगी? वीक होगी। माइल्ड में तो क्या होगा? ट्रिमर्स, अटैक्सिया, पोलियूरिया, फटीग, नोजिया, वोमिटिंग ऐसे सिम्टम आएंगे। मॉडरेट टॉक्सिसिटी तो कंफ्यूजन, टेकिकार्डिया और वीकनेस होगी। और अगर तीसरे नंबर पे क्या है प्यारे बच्चों? सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी है, तो दिमाग से कमांड कर दो प्यारे बच्चों, दिल गदगद कर दो मेरा। सीवियर लिथियम टॉक्सिसिटी ग्रेटर देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, या ग्रेटर देन 2.5 मिली मोल पर लीटर से ज्यादा है। कुछ बुक में 3.5 लिखी है, वो भी सही है। तो यहां पे बच्चों आएंगे मरीज को सीजर, आपका मरीज जाएगा कोमा में, आरिबास में। अरे मरीज किस में जाएगा? एपिसोडिक सीजर आ सकते हैं। यस बेटा, मैं तीनों जगह पढ़ाता हूं। क्लियर बच्चों? इसके अलावा हाइपोटेंशन होगा। अरे क्या होगा बच्चों? हाइपोटेंशन एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ये सभी सीवियर के सिम्टम है। हाइपरथर्मिया होना, याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइल्ड टॉक्सिसिटी और लिथियम की तो हल्का फुल्का असर है, तो जीआईटी के सिम्टम आएंगे। मोस्ट कॉमन अर्ली यही होता है, दैट इज नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, पोलियूरिया और ट्रिमर्स, अटैक्सिया वगैरह। माइल्ड टाइप का पोलियूरिया होगा, 1.5 से 2 मिलीक्विवेलेंट है। अगर 2 से 2.5 मिलीक्विवेलेंट है, 2 से ज्यादा और 2.5 के आसपास है, तो मॉडरेट है, जिसमें नर्वस लाइक कंफ्यूजन, टेकिकार्डिया, वीक मसल टोन आएगी। और अगर सीवियर है तो रिस्क ऑफ सीजर है, कोमा में जाएगा मरीज, हाइपोटेंशन और बॉडी के टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस गीता, मैं सब जगह पढ़ाता हूं बेटा। यस बच्चों, मैं जोधपुर भी पढ़ाता हूं, चंडीगढ़ भी पढ़ाता हूं बेटा, सब जगह पढ़ाता हूं। जहां आपको उचित लगे आ सकते हैं बेटा, जो नियर बाई आपके। चले बच्चों, तो सीरियम लिथियम की टॉक्सिसिटी आपको देखने को मिलेगी। सो दिस इज होल अबाउट लिथियम। कोई एंटीडोट नहीं है, आप गैस्ट्रिक लावेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? हेमोडायलिसिस, कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है। और फ्लूइड दे और डायरेटिक्स दे, ताकि वो ड्रग क्या निकल जाए? बाहर निकल जाए। और ध्यान रखना, आपको लूप डायरेटिक्स नहीं देनी है और थाइजाइड डायरेक्ट नहीं देनी है। किसके साथ? लिथियम के साथ, बिकॉज वेरी इंपोर्टेंट, डायरेटिक्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद लिथियम। वो स्पेशली कौन सी? लूप एंड थाइजाइड, बिकॉज दोनों क्या करती है? हाइपोनेट्रीमिया। और जब भी हाइपोनेट्रीमिया होगा, ड्रग की क्या होगी? टॉक्सिसिटी। तो फिर डायरेटिक दूसरी भी आती है, ऐसा नहीं कि दोनों ही दे।
क्लियर बच्चों? यहां तक को डाउट है? एडीआर की डोज बेटा 20 बार बता चुका हूं, एडीआर की सुन ले। नॉर्मली अगर शोक ऑफ साइन सिम्टम नहीं है तो 1:1000 के रेशियो में देते हैं, और अगर आईएम और सबकुटेनियस के लिए आपको इंसुलिन सीरीज यूज करनी है, आपको ट्यूबरकुलिन सीरीज हरी बात में सब तो रेशियो 1:1000 में रहेंगे। और अगर शोक के सिम्टम है तो आईवी देंगे 1:10,000 के रेशियो में। अडल्ट में 0.5 mg से 1 mg देते हैं, बच्चों में 0.01 mg से लेकर 0.03 mg तक देते हैं, पर 0.3 mg से ज्यादा नहीं दे सकते। याद रहेगा, डेंटल प्रोजेक्ट के लिए 1:80,000 का रेशियो रहता है। एडीआर से अगर टॉक्सिसिटी हो तो अपन को इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज करना, ये आपको ध्यान रखना। यस, चलेगा बेटा? यहां तक को डाउट है बच्चों? तो ये हो गई कहानी आपकी किसके बारे में? लिथियम के बारे में बच्चों। अब बताओ कोई डाउट हो तो बच्चों, अब क्यों समझो व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम? अब आप दिमाग से दे दोगे। लेट साइड इफेक्ट में बेटा वेट गेन भी है, ध्यान रखना। थैंक यू कपिल जी। व्हाट इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिथियम? वेट गेन, ट्रिमर्स, नोजिया, ऑल ऑफ अबव, तो सारे होते हैं, अरे कॉमन है ना सारे ही। डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी थेरेपेटिक यूज ऑफ लिथियम? ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर या ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। तो प्राइमरी तो किसमें है? बाइपोलर में। मैनिक डिप्रेसिव, मैनिक बेटा मेनिया कभी भी अलेका नहीं होता, क्योंकि मेनिया में इतनी एनर्जी कहां से लाएगा बॉडी, इसलिए आदमी कभी ना कभी डिप्रेशन में जाता है, इसलिए मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस होता है एमडीपी में। कोई डाउट है बच्चों? सी द राइट आंसर। व्हाट इज द टारगेट लिथियम लेवल फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया? एक्यूट ट्रीटमेंट करना तो बताइए, टारगेट कितना रखना? मिलीमोल ही क्या है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मिलीमोल ही। 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर किसके बराबर है? 1 मिलीमोल पर लीटर के बराबर है। अब कंफ्यूज मत हो, बताइए टारगेट कितना रखना? लिथियम लेवल टू एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, यानी एक्यूट मेनिया के ट्रीटमेंट में कितना टारगेट रखना है? अब बताओ 0.8 से 1 मिलीमोल, या 1 से 1.2 मिलीमोल, 1.2 से 1.5 या ग्रेटर देन 1.5, तो ये तो रखेंगे नहीं, टॉक्सिसिटी को बता रहा है, तो फिर इन दोनों में से रखेंगे। और एक्यूट मेनिया में ज्यादा डोज देनी नहीं है क्योंकि क्रोनिक मेनिया नहीं है, तो टारगेट आप समझ सकते हो 1 से 1.2 मिलीमोल तक रखेंगे। कोई डाउट है बच्चों एक्यूट मेनिया केस में? व्हाट इज द लिथियम लेवल एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट? बताओ न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट किस लिथियम लेवल के साथ आ सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल मॉडरेट, अब ऑप्शन में नहीं है या तो फिर आंसर नहीं दोगे क्या? अरे वैसे कितना होता है? 2 से 2.5, 2 से ज्यादा और 2.5 मिलीग्राम पर हो तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आएंगे, लेकिन अब यहाँ ऑप्शन नहीं है तो राइट आंसर क्या जाएगा? 150 ऊपर, क्योंकि टॉक्सिसिटी को बताता है हरी बात में। चलिएगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है तो नियर बाय देखना पड़ेगा, मना मत कर देना, रूस मत जाना। सो दिस इज होल अबाउट किसके बारे में? लिथियम।